क्वेश्चन नंबर 16 का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? तो 2 आएंगे। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 13 से। अगर आप मिलाएंगे तो बस बदल दिए थे हम यहाँ पे। 17th का कोई बताएगा? 17th का हर्ष बोल रहा है 3। और किसी का और कोई जवाब 17th का? क्वेश्चन नंबर 17 का जिसका जिसका जवाब आया जल्दी से लिखो। कितने सेंटर से जो जीआई कर रहे हैं 17 में? कितने सेंटर से जो जीआई कर रहे हैं? 2 सेंटर्स। हर्ष बोल रहा है 2 सेंटर्स। बाकी लोग कहाँ हैं? क्या बाकी लोग क्वेश्चन घर में सॉल्व नहीं किए क्या? अंकित बोला 2 सेंटर्स है। मेरे भाई ये एक सेंटर है और दूसरा सेंटर ये है। अगर तुम्हें ये लग रहा है, तुम्हें पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं आगे। मेरे भाई ये दोनों एच है, ये दोनों एच है। ये जीआई नहीं शो कर सकता, ये जीआई नहीं शो कर सकता। ठीक है, 2 सेंटर्स है और दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल सेंटर्स है। एन का वैल्यू 2 हो गया। अगर तुम 2 का पावर एन लगा दो तो गड़बड़ हो गया। यानी ये ऐसा होगा कि ये वाला ई होगा, ये वाला ई होगा, ये वाला ई होगा, ये जेड होगा और दूसरा जेड जेड। अगर कोई कोई बोलेगा कि सर जेड ई जेड और जेड ई अलग अलग हो, नहीं मेरे भाई, तुम देख लो, करके देख लो। ये सी एच है, ये एच है, ये सी एच टू को बनाए। ऊपर वाले को हम रखें ई, नीचे वाले को जेड रखें। अब तुम इसको पलट दो तब भी तो एच के सामने ई ही होगा और एच के सामने जेड होगा। तो ई और जेड इसके रेफरेंस से बना है। एक को ई रखे, दूसरे को जेड रखे, तो जेड ई भी सेम होगा क्योंकि इधर दोनों एच एच है। तो इसका मतलब टोटल जीआई कितने बनेंगे? 3। तुम बना करके देखो अच्छा से, तुम सारे बनाओ सब दिखेगा। दोनों ई होगा तो अलग होगा, देख लो। दोनों ई होगा तो अलग होगा, ये अलग है, इससे मैच नहीं खा रहा है। दोनों ई है। दोनों जेड होगा तब भी अलग है, तुम देखो बना करके। ये जेड, ये भी जेड। लेकिन तुम अगर जेड ई करोगे तो देखो ई के सामने अभी भी एच है, तुम नीचे ई करोगे तो ई के सामने एच होगा। इधर दोनों सेम हो गया, दैट्स वाई तुम ई जेड करो या जेड ई करो, वो सेम बना करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखे थे, ये मजेदार था। बीच वाला भी जीआई कर रहा था, लेकिन हर टाइम में नहीं करेगा, एक ही केस में करेगा, है ना। यानी इसमें जब यहाँ पर ई जेड था तो जेड ई भी कर जाएगा, बस वही डिफरेंस आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग क्लास में देखे थे। आई होप सबसे बनना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं घर में। और 19th नंबर डिस्कस हो गया था, 19th हो गया था। 20th का बताओ, 20th का बताओ, 20th का जवाब दो। 5। हर्ष बोल रहा है कि 5 आएगा इसका। एन का वैल्यू तो 4 होगा, एन का वैल्यू तो 4 होगा। और बाकी लोग कोई जवाब नहीं दे रहा, हमें मजा नहीं आ रहा बाबू, इस तरीके से पढ़ाने में हमें मजा नहीं आता है। तो मेरे भाई ये चारों ये बीच वाला कार्बन sp3 है, तो इसके चारों टेट्राहेड्रल वाले साइड होंगे। तो एक बार सबको ई कर दो, चारों साइड्स आइडेंटिकल है, चारों साइड्स आइडेंटिकल होते, कुछ नहीं फर्क है, सब एक जैसा, जिधर से देखो सब एक जैसा दिखाई देगा। तो अब एक को जेड कर दो, किसी भी एक को जेड कर दो तो वो मैच, क्योंकि ये सारे सेम है, तो एक को जेड करेंगे, इसका मतलब अब बाकी को जेड करने से कोई फायदा नहीं है। इसको बोले, कोई बोले इसको ई करो, इसको जेड करो, तो मेरे भाई फायदा नहीं होगा। अब 2 जेड कर दो, 2 जेड कर दो, कहीं भी 2 जेड कर दो, सबका मतलब सेम ही होगा। इधर से देखो उधर से देखो सब कुछ सेम होगा, तो ये 2 जेड हो गया। ठीक है, ये देखने के लिए सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं, आगे चल के ये फिर से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आएगा। अगर ये नहीं सीख पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई। ये 3 हो गया। अब क्या करो, 3 जेड कर दो, 3 जेड कर दो, 3 जेड कर दिए। और आपको आखिरी पता है, चारों जेड कर देंगे, चारों जेड कर देंगे, तो ये टोटल 5 बनेंगे।
टोटल जीआई कितने होंगे? 5 हो गया। हाँ हाँ सही था आपका। टोटल जीआई कितना बनेंगे? 5 बनेंगे। टोटल जीआई कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा बाबू। अगर आईआईटी जेई का आप सपना देखे हैं तो सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा। 21 का बताओ। हर्ष का जवाब आ गया है। एन का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। साइड्स कितने शो कर रहे हैं? तो 5 साइड्स शो कर रहे हैं। और हर्ष बोल रहा है 6 आएगा, अंकित रथ भी बोल रहा है 6 आएगा। लेकिन इसका जवाब मेरे भाई 7 है। इसका जवाब मेरे भाई 7 है। तुम कहोगे सर कैसे? हमें बना करके दिखाइए। एकदम मैं दिखाऊंगा तुम्हें, हम एकदम दिखाएंगे। चलो, सी डबल बॉन्ड सी, चारों तो आइडेंटिकल है। ठीक है, चलो सात, हम पहले 7 फॉर्मेट्स, 5 फॉर्मेट्स बना लेते हैं। कम से कम 5 बना लेते हैं फॉर्मेट्स। तो अब रखना शुरू करते हैं। ऊपर वाला ई, नीचे वाला ई, इधर ई, इधर ई। तुम कहोगे जब सब चारों ई बना दिए तो चारों जेड भी बना लीजिए। ये भी तो अलग होगा। एकदम होगा मेरे भाई, एकदम होगा। ये होगा। अब तुम कहोगे सर एक को जेड कर दीजिए, एक को जेड कर दीजिए, बाकी सारे को ई रहेंगे। हमने हाँ कर दिए। अभी बीच वाला जीआई नहीं कर रहा शो ना। इसमें शो करेगा कि ई सेम हो गया, इसमें ई सेम हो गया, तो जीआई बीच वाला नहीं शो कर रहा। मेरे भाई हम क्या किए, दो को जेड कर दिए। दो जेड करने के दो तरीके हैं। एक ये तरीका है, और दूसरा एक ही साइड में दोनों जेड लगा दो। एक ही साइड में दोनों जेड लगा दो। दो तरीका है मेरे भाई। जब तुम इस तरीके से दोनों में एक एक जेड लगाओगे तो ये बीच वाला सेंटर जीआई करेगा। इसका मतलब इसका एक और बनेगा, इसका एक और बनेगा। एक ई जेड है तो जेड ई करके बनाना पड़ेगा, तब भी जीआई शो करेगा। यानी कि उसका एक नया फॉर्मेट होगा। एक नेट इसका बीच वाले ई फॉर्म में होगा, अभी ई फॉर्मेट में है बीच वाला। एक और फॉर्मेट बनेगा जिसमें जेड फॉर्मेट में होगा। सॉरी, अभी ये जेड फॉर्मेट में है। एक और फॉर्मेट बनेगा जिसमें ई फॉर्मेट में होगा। बीच वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो जेड, दो जेड रखने के दो तरीके हैं मेरे पास। तो अब तुम्हें दिख गया होगा, अब तुम्हें दिख गया होगा कितना जवाब आ रहा है। ठीक है। अब तुम कहोगे 3 जेड रखेंगे, एग्जैक्टली एक 3 जेड वाला छूट गया। 3 जेड वाला भी रखना पड़ेगा। एक 3 जेड, जेड जेड जेड, और एक ही, ये बीच वाला जीआई नहीं करेगा। अब तुम गिन लो, टोटल तो पहले से 5 6 हो गया, और इसमें +1 है। टोटल कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। तो ये बीच वाले के साथ में गेम हुआ जिसमें दो हो गए उसके भी, इसीलिए तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स 5 हो गए। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स कितने हो गए? 5 हो गए। चलो ये 22 नंबर बता दो, हम खुश हो जाएंगे। जो सही जवाब दे देगा हम उससे खुश हो जाएंगे। हर्ष का जवाब आया 2, जो कि रॉन्ग है। लेकिन हर्ष, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। एग्जैक्टली इनिशियली सब कोई दो ही बोलता है। इनिशियली सबको दो ही बोलता, हम जितना भी स्टूडेंट से पूछे सबको दो ही बताया है इसका। ठीक है। और हम बोले थे इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इसके बिना हम छोड़ते नहीं है इस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन को हम बहुत देना पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत देना पसंद करते हैं। ये मेरे भाई जो सल्फर है ना, ये सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज है। तुम कार्बन अगर समझते ना इसे तो sp हो जाता। अगर ये सल्फर की जगह पे कार्बन होता ना तो ये sp हाइब्रिडाइज होता। तुम्हें दिख गया होगा। अगर ये कार्बन होता तो ये sp हाइब्रिडाइज होता। लेकिन अभी ये sp2 है। और मेरे भाई sp2 का शेप ऐसा होता है, ऐसा। sp2 का शेप ऐसा होता है, ट्रिगोनल प्लेनर। अब सुनना, अगर दोनों ई हुआ,
एकदम हो सकता है, दोनों इस साइड वाला भी ई हो, यानी सल्फर के साइड साथ जो बने वो दोनों ई बने, यानी ऊपर भी ई बने नीचे भी ई बने। ठीक है, तुम कहोगे सर एक ऊपर वाला ई बने दूसरा वाला जेड बने, बन सकता है एकदम। तुम कहोगे सर हमें विश्वास नहीं हो रहा, बना करके दिखाइए, हम बना करके भी दिखाएं। और एक मेरे भाई दोनों जेड हो, एक दोनों जेड हो। तुम क्या समझ लिए थे, कार्बन सेंटर समझ लिए थे, यहां से तुम गिन लिए, इस तुम पूरे को एक मान लिए मेरे भाई। इसमें दो स्टीरियो सेंटर्स है, दो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, इसमें दोनों में जेड जेड कर दो। तुम कहोगे सर हमें बना करके दिखलाइए, तुम कहोगे सर बना करके दिखलाइए, तो देखो एकदम बना के तुम्हें दिखलाएंगे, एक दिखला देते हैं तुम्हें क्लियर हो जाएगा। लोन पेयर और एटम में, लोन पेयर और एटम में आ जीतता है, लोन पेयर और एटम में एटम जीतता है मेरे भाई। ये सी है और सी से एक एच है और एक साइड में सी एच, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा आपको, सी है सी। ठीक है, ये सी है, इसमें प्रायोरिटी हाइयर किसका हो गया, हाइयर। और तुम्हें बनाना क्या है, दोनों को ई रखना है, इस साइड में हाइयर प्रायोरिटी नीचे वाला हो गया, गड़बड़ है, ये ई नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब लोन पेयर को तुमको नीचे करना होगा, ऑपोजिट होना चाहिए। हाइयर प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट, इधर लोन पेयर कर दो इधर डबल बॉन्ड कर दो, तब ई बन जाए। लोन पेयर का प्रायोरिटी जीरो होता है, वो कोई प्रायर ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, सेंसलेस चीज है। और इसमें तुम दिखलाओ एच, और इसको भी तुम्हें दिखलाना है, इसको भी तुम्हें दिखलाना है ई, ऑपोजिट, तो सी एच थ्री। देखो दोनों ई होने चाहिए। तो मेरे भाई इसको अगर देखो तो इसका बड़ा वाला ग्रुप इधर हो गया, तो मेरे भाई ये वाला सेंटर ई बन गया। अब इसे देखना है, इसका ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ई बना, यानी दोनों सेंटर ई बना। सिमिलरली इसी तरीके से करते रहना, एक ई रखना, दूसरे को जेड कर लेना, दूसरे को सी एच थ्री को ऊपर कर देना, समझ आया। इसी तरीके से तीसरा को भी ऊपर कर देना, जेड जेड बन जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से तुम्हें करना होगा और तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि ई बन रहा है या जेड बन रहा है। तो टोटल जी आई, तो एक एग्जांपल तुम्हें दिखा नहीं कैसे सोचना है इसे, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आज 99% लोग गलत करके आए, 99% लोग गलत करके आएगा। तुम ये सोचो कि मेरे वाले पेपर में आ जाए, तुम ये सोचो कि मेरे वाले पेपर में आ जाए, बस इतना ही सोच लो, मजा आ जाएगा। सब लोग गलत होगा, तुम्हारा +4 होगा, मतलब तुम लोगों से 5 नंबर आगे होगे, क्योंकि सब -1 करके आएगा, तुम्हारा +4 आएगा, इसका मतलब तुम 5 नंबर आगे हो जाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को महा इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने की चांसेस कम है, बट आएगा तो मेरे भाई मजा आ जाएगा, हम फिर से बोल रहे हैं। तो बोलो जीआई कितने सीख पाए आप लोग, एकदम एकदम हाई लेवल क्वेश्चन करा दिए तुम लोग को, जेई से अप लेवल कर लिया आप लोग। अगर सीडीपीएस कौन कौन बना लिया, जीआई का सीडीपीएस कौन कौन बना लिया, हाँ बाबू, तो विस्कस जो फ्लूइड विस्कस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो फ्लूइड विस्कस होगा, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना सॉलिड का लिक्विड से, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी ज्यादा टेम्परेचर में तुमको हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो विस्कस होंगे सॉलिड, जो विस्कस सॉलिड होंगे उसका भी तो वो सॉलिड की तरह ही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी तुम पहले बॉइलिंग पॉइंट देख लो और फिर विस्कोसिटी कंपेयर कर लेना। समझ आया हर्ष कैसे करना है, मेल्टिंग पॉइंट बता देंगे कैसे करना है। बस एक हर्ष ही है जो हमें दिख रहा है कि मेहनत कर रहा है इस पूरे बैच में बंदा, बाकी हमें नहीं दिख रहा है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं काम। क्योंकि हर्ष अभी पूछे सीडीपीएस बनाया तो हर्ष बोला कि सर ये क्वेश्चन, इसका मतलब इसने बनाया, बाकी लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई ऐसे कैसे होगा, तो लोग कैसे सोच सकते हो आईआईटी में जा सकते हैं। तुम लोग को लग रहा हो कि हम डीमोरलाइज कर रहे हैं, हम तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं। अंकित ऑटोमनिज्म का बना रहा है, चलो ठीक है बना तो रहा है एटलीस्ट। मेहनत करो मेहनत, बाद में तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लोग बोलता है कि आईआईटी में एक बार चला जाता है ना आदमी की लाइफ का मेहनत कम हो जाता है, लाइफ में मेहनत कम हो जाता है, ध्यान रखो। तुम जो बकेट में डालोगे वही चीज बाहर निकलेगा।
तुम बकेट में तुम पढ़ाई करोगे ना तो वही चीज एग्जाम के दिन बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के नहीं गए अचानक से सब सवाल बनने लगेगा, नहीं। जो चीज तुम बकेट में डालोगे, जो तुम अपने ब्रेन के अंदर में डालोगे, वही निकलेगा, उस एग्जाम के दिन निकलता है। समझ आया? हम एक चीज बता देते हैं आपको, एक नॉर्मल पीपल का कर्व और एक आईआईटीएन का कर्व कैसा होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल का और एक आईआईटीएन का कर्व कैसा होता है। मेरे भाई ये ई का पावर एक्स का कर्व है, ठीक है। और एक नॉर्मल पीपल का कर्व जो होता है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। और ये आईआईटीएन का कर्व होता है वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। ये है आईआईटी से पहले वाला, इधर जो जीरो से पहले वाला, एक्स जीरो से पहले वाला जो पॉइंट है, ये सारे आपके आईआईटी जाने से पहले वाले पॉइंट। ये जीरो है आप आईआईटी जब पहुंच गए, यानी जब आप आईआईटी पहुंच गए। मेरे भाई आपने मेहनत किया एक्स, आपको सक्सेस मिलेगा इतना, ये सक्सेस है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे एफर्ट है, और उसको इतना ही मिला सक्सेस। दूसरा दूसरा जो है, जो कम मेहनत किया, उसे बहुत आराम करने का मन करता था, ठीक है। तो बाद में क्या हो रहा है, जब उतना ही मेहनत किया, आपके पहले मेहनत कम करता था, अब मेहनत आपके बराबर किया, लेकिन उसको सक्सेस कम मिला। दूसरा, आप जब और मेहनत किए तो बहुत आगे निकल गए, वो बहुत पीछे रह रहा। मेरे भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बोलने लगता है कैच इफ यू कैन। सोचो क्या बोलने लगा, अगर तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ सको, लेकिन मेरे भाई कोई नहीं पकड़ पाता है, फिर उससे कोई नहीं पकड़ पाता है। यानी तुम्हारा ग्राफ ये y इज इक्वल टू एक्स में e का पावर x में ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम पूछोगे देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू सक्सेस। कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मेहनत का, सॉरी सक्सेस का नहीं बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट सक्सेस का, एफर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और शॉर्टकट नहीं है कोई भी सक्सेस का। मेरे भाई हर कोई चाहता है शॉर्टकट से मिल जाए सक्सेस, नहीं मिल सकता, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छे से मेहनत करो, हम बार बार तुम्हें समझा रहे हैं कि जाली में अगर बर्फ को रखोगे तो जाली से में बर्फ पिघल जाएगा और गिर जाएगा। तुमको उसको जमाए रखने के लिए तुमको बार बार ठंडा करना होगा। और हम ये भी बता देते हैं, तुम पूछना चाहते हो सर कितना घंटा मेहनत करना चाहिए। मेरे भाई हम बता देना चाहते हैं कि तुम्हें कम से कम 6 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी, इसके बीच में ये 6 घंटा वो घंटा है जिसमें आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, जिसके बीच में आप खाना नहीं खाएंगे। 6 घंटा ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, ये 6 घंटा ये कंटिन्यूअस नहीं है, 6 घंटा ये मिनिमम है, ठीक है। मतलब 2-2 घंटा का स्लॉट बना ले, 3-3 घंटे का स्लॉट बना ले, उस बीच में आपको कुछ खाना नहीं, ना फोन चलाना है, ऐसा स्लॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट फोन चला लिया और हम गिन रहे 6 घंटा, नहीं, वो नहीं गिनाएगा मेरे भाई। और आप ऐसे तो कोशिश करें 8 घंटा सेल्फ स्टडी का, आपका कोशिश होना चाहिए 8 घंटा सेल्फ स्टडी का, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड लेके चलना पड़ेगा, तब आप आईआईटी में जाने के लिए सक्षम बन पाएंगे। तब आप ये y इज इक्वल टू ई का पावर x वाला ग्राफ में लाई करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है, आप कितना भी मेहनत करेंगे आपको सक्सेस कम मिलने लगेगा एक टाइम के बाद। तो मेरे भाई हम यही चीज तुम्हें समझाना चाह रहे तब से, कुछ दिन मेहनत कर लो, कुछ दिन मेहनत कर लो, बस थोड़े दिन की मेहनत है। तुम लोग अभी 12th में आ गया, 1 साल अपने मन को थोड़ा दिन के लिए समझा लो कि बस इस साल भर कर लेते हैं, इस साल भर बस इतना रोक ले, मेरे भाई बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा, तुम सोच नहीं सकते। तुमको हम अगर अपने बारे में बताए ना, तो मेरे भाई एक टाइम में मेरे पास में 3-3 ऑफर आया रहता है। ये चीज को समझो, ये कब होगा, जब तुम मेहनत करोगे तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि सक्सेस मिल जाएगा शॉर्टकट से, नहीं भाई मेरे भाई नहीं पॉसिबल है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ देखते हैं आगे। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स,
तो जेनरली क्या होता है, जेनरली ये सब आपको बात पता है कि सिस सिस जो होता है ये लेस स्टेबल होता है ट्रांस से। स्टेबिलिटी में अगर बात करें तो सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से कम होता है, बट इन सम केसेस सिस का ज्यादा हो जाता है ट्रांस से। तो या तो बोल दो तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल दो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप का चीज बोल दो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के टर्म बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें हम एग्जांपल दिखलाना चाहे, तुम्हें अगर हम एग्जांपल दिखलाना चाहे तो तुम एग्जांपल देख सकते हो। ये CH3 है, ये CH3 है, ये ट्रांस है और ये सिस है। तो यहां पर एक कंपैरिजन करेंगे और एक दूसरा कंपैरिजन हम लोग यहां पे करेंगे। क्लोरीन, क्लोरीन, और दूसरा कंपैरिजन ये सिस है। यहाँ पे ये है ट्रांस और यहाँ पर है ये सिस। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, इस दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन लग रहा है। और आपको पता है कि इस केस में ट्रांस जीत जाएगा, ट्रांस जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम इस केस में भी वही जवाब दे दोगे कि ट्रांस जीत जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, रुको रुको रुको, याद है कुछ, ये क्लोरीन के पास में लोन पेयर है मेरे भाई, इसका एक आइसोमर बनेगा और ये क्लोरीन ऑर्बिटल रेजोनेंस कर लेगा। पीछे वाला कह रहा है कि सर यहां भी करेगा। हम बोले हाँ करेगा मेरे भाई, करेगा, करा दो, करा दो दोनों में मेरे भाई, दोनों में कराओ। तो ये मेरे भाई Cl अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, और इस Cl को d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस चार्ज आया। यहां पे भी ऐसा ही, यहां पे क्लोरीन दिया तो पाई बॉन्ड आएगा प्लस चार्ज, और यहां पर ये क्लोरीन लिया तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा। और अगर तुम देख पा रहे होगे तो इसी फॉर्मेट में ट्रांस के फॉर्म में स्टेबल है, और ये प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है प्लस और माइनस के बीच। तो ये इसका जो मतलब ये नेट, ये तो सच नहीं ना है, ये तो खुद एक RS बना हुआ है। इस लोग दोनों का मिला करके सच देखा जाएगा। तो कुछ पार्शियल प्लस इसमें होगा, कुछ पार्शियल प्लस इसमें होगा, माइनस होगा। तो इन लोग दोनों के बीच में पार्शियल पार्शियल अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जिसकी वजह से सिस डोमिनेट कर जाता है। तो ऐसे केसेस में सिस आइसोमर्स क्या हो जाता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी में भी चेंज आ जाता है। हम वहां पे पॉइंट लिख के रखे थे और आज ये सच साबित कर दिए। हम 15th नंबर एग्जाम्पल यही लिख रहे थे वहां पे, फिर काट दिए थे हम वहां पे, आज वो सच हम बता दिए यहाँ पे आप। अगला फैक्टर है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू। तो इन जनरल, जेनरली क्या होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। ट्रांस में कैंसल आउट हो जाता है डाइपोल मोमेंट, ट्रांस में डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किससे, तो ट्रांस से ज्यादा है। बट कुछ केसेस में, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में म्यू ट्रांस का ज्यादा हो जाता है सिस से। यहां पे हम एक लाइन लिख रहे हैं, when groups have, when groups have same nature, when groups have same nature, जब ग्रुप्स के नेचर सेम होंगे तो सिस डोमिनेट हो जाता है। आप कहेंगे सर नेचर क्या है, और when groups have opposite nature, have opposite nature, opposite nature, अगर opposite nature हो तो देखो हम क्या कहना चाहते हैं, तुम्हें एग्जांपल से तुरंत समझ आ जाएगी। देखो अगर हम तुम्हें दे दिए CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 दे दिए,
ये कंपाउंड है। तो मेरे भाई इन लोग CH3 का भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो अल्कीन की तरफ है, और इस CH3 का भी अल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। तो ऐसे केसेस में ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो है ट्रांस का वो कम हो जाएगा और सिस का ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नीचे और इसका ऊपर कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन इस केस में इसका भी नीचे और इसका भी नीचे, तो दोनों फोर्स यानी एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट एक रिजल्टेंट मिलेगा म्यू इस केस में, सिस वाले में। तो यही चीज है कि ट्रांस का इन जनरल सिस से कम होता है जब दोनों अल्कीन की साइड में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, अल्कीन के साइड में बढ़ा रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। इस केस में भी सेम नेचर है, दोनों क्लोरीन अपने साइड में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस केस में भी जो क्लोरीन होंगे वो सिस वाले का ज्यादा हो जाएगा। यही चीज कहना चाहते, तुम कहोगे सर साबित करिए, मेरे भाई लोग साबित कर देते हैं। इस क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ऊपर, इस क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट नीचे, कैंसल आउट हो जाएगा, सेम है म्यू म्यू, लेकिन इसका एक नेट रिजल्टेंट मिलेगा सबको दिख रहा है। तो सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, इन जनरल सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। लेकिन अगर ऑपोजिट नेचर हुआ, लाइक CH डबल बॉन्ड CH, एक साइड में CH3 है, एक साइड में Cl है, ये Cl अल्कीन का इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और CH3 बढ़ा रहा है, ये दोनों ऑपोजिट नेचर रखते हैं अल्कीन के साथ में ऑपोजिट नेचर रखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ अलग तुम्हें देखने को मिलेगा, ये ClCH3 है और ये सिस वाला है ClCH3। देखो मगर बोर्ड पर, अब देखो ये Cl का डायरेक्शन ऊपर और ये CH3 का भी डायरेक्शन ऊपर, तो मेरे भाई नेट डायरेक्शन भी ऊपर हो जाएगा। इस केस में इस Cl का ऊपर और इस CH3 का नीचे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया। तो क्या तुम्हें दिख पाए? हाँ, जीरो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस केस में जीरो नहीं होगा, नेट जीरो किसी का भी नहीं होगा। इन लोग में जीरो जीरो हो रहा था क्योंकि सेम एटम्स थे, सेम ग्रुप्स थे, इसमें जीरो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ट्रांस वाले का ज्यादा होगा, इस बार ट्रांस डोमिनेट कर गया, ट्रांस का सिस से ज्यादा हो गया। बोलो बातें समझ आई कि नहीं आई? यानी जब ऑपोजिट नेचर रखेंगे तो ट्रांस डोमिनेंट हो जाता है सिस से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको समझ आ गया है। अब यहाँ पे एक टर्म और है, मेल्टिंग पॉइंट, तुम्हें जरूरत पड़ रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेरे भाई मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिमेट्री के, जिसको आगे चल के हम सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन का नाम देंगे। जिसमें तगड़ा पैकिंग होगा, यानी जो तगड़ा पैक्ड होगा उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर होंगे तो मेल्टिंग करने में मुश्किल होगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट्स वाले फैक्टर्स लगा देना, अदर फैक्टर्स जो होंगे वो बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, सिमेट्री देख लेना, सबसे पहले सिमेट्री देख लेना, ठीक है? बॉइल मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिख लिए, यहां तक इस पेज को हटा दिए। एग्जाम्पल देख लो, लाइक अगर कोई बोलेगा CH3 सी, पहले सिमेट्री देखना है, फिर बॉइलिंग वाले फैक्टर्स, ठीक है? तो सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल है, देखो इसका डाइपोल मोमेंट भले ही जीरो, डाइपोल मोमेंट पहले नहीं देखना, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा, तो मेरे भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा।
इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली बोला जाता है कि ट्रांस सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इस केस में या ट्रांस सिमेट्रिकल नहीं बोलोगे तो डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट काम नहीं करेगा। तो ये सिमेट्री की वजह से होता है। तुम सिमेट्री अगर लगाओगे तो ये देखा था कि ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, इसमें ऐसे करके ऐसे ऐसे रखाते चला जा सकता है, ऐसे करके इसमें अंदर नहीं घुस पाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इसमें अंदर नहीं घुस, तुम्हें लग रहा होगा कि सर शीश वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, नहीं, इसमें एक चेयर के जैसा, चेयर के ऊपर चेयर रख सकते हो, इसमें तुम अंदर डालोगे तो छोटा हो जाएगा, साइज बदल जाएगा। तो इसीलिए ट्रांस वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। तुम्हें लगे चाहे नहीं लगे, तुम सोच लो, दिमाग से सोचो, ट्रांस में रख सकते हो एक के ऊपर, चेयर के जैसा है वो, और साइज थोड़ी ना छोटा हो जाएगा। एक कटोरी के अंदर में सेम साइज वाले कटोरी को नहीं रख सकते हो। समझ आ गया बात? आई होप आई एम क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा। सर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में साइक्लोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बोल सकते हो, इसका देखे डेटा पर डिपेंडेंट है। वैसा क्वेश्चन देखो तुम लोग एग्जाम में इन जनरल नहीं आए, डेटा डिपेंडेंट वाले तो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास का यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। अब डेटा देखना पड़ेगा कि साइक्लो, वैसे तो हमें लग रहा है कि साइक्लोहेक्सेन का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। अब डेटा देखना पड़ेगा उसके बेसिस पर। तो सीडीपीएस में बाबू ना तुम लोग क्वेश्चन बहुत अजीब अजीब टाइप का है। तुम तुम देखो, सीडी लेक्चर को एंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे विस्कोसिटी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि गाढ़ापन इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो तुम्हें ध्यान में रखना था, कुछ ध्यान में रखना था। आई होप आप लोग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे कंपैरिजन कर लेना, सारे क्वेश्चंस आई होप बन जाएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा आप डाउट पूछेंगे मेरे से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म नया पेज में लिखेंगे अच्छा से खूबसूरत से। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। याद करो हम लोग कौन कौन सा आइसोमरिज्म पढ़ने वाले थे, तो स्ट्रक्चरल, दूसरा था कॉन्फिगरेशनल, और तीसरा था कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आता है और ऑप्टिकल आता है। ऑप्टिकल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग उसके पहले कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म आप पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल हम लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस होगा। रेड बैच वाले का जो है वो कल 2:15 से 3:15 तक आयोनिक का क्लासेस है। 2:15 से 3:15 तक आयोनिक का क्लासेस है। ठीक लग रहा है ना सबको? हाँ, 2:15 से 3:15 तक रखते हैं। और 3:30 से 5:30 आप लोग का सबका है, ठीक है। कॉन्फर्मेशन अब ये भी बताए थे, इसी वीक तक ज्यादा हम क्लासेस रखेंगे आप लोग का, एक्स्ट्रा क्लासेस इसी वीक तक। स्टूडेंट्स लोग का कंसर्न आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है ज्यादा क्लासेस करने में, हम आपके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल समझ रहे हैं। आप भी थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि हमें भी नंबर ऑफ लेक्चर डिफाइंड, हमें भी नंबर ऑफ लेक्चर्स डिफाइन करके दिए जाते हैं कि इतने लेक्चर्स में कंप्लीट कर देना है, इतने लेक्चर्स में कंप्लीट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट्स वाई आप भी मेरे प्रॉब्लम्स को आप समझेंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। जितना जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे।
तो ध्यान में रखिएगा। तो इस वीक तक क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हम नहीं आने देते आप लोग के साथ में, और रीजन है कि आयोनिक का भी क्लासेस चल रहा है। तो जो आयोनिक का जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाएगा तो हम जिस दिन आप लोग का ऑफ रहता है उस दिन ऑफ रहने देंगे। उस पीरियड में कभी भी जिस दिन क्लासेस रहेगा उसी दिन में हम रखेंगे आपका 2:15 से 3:15 तक एक्स्ट्रा रखना भी होगा तो ठीक है। टेंशन ना ले आप लोग, अब चिल होकर के रहे। ठीक है, जो भी कंसर्न है आप बिल्कुल फ्रीली पूछो। ठीक है, अब तो सबको अच्छा लगा कि नहीं ये बात हम बोले तो एक्स्ट्रा क्लासेस कम कर देंगे। और अगर इस टाइप के एक्स्ट्रा क्लासेस भी होगा तो एक वीक में एक दिन लेंगे। सब कोई खुश है ना? हाँ, सब कोई खुश हो गया। ठीक, यही चाहते थे ना आप लोग? चलो, अमन बोल रहा हाँ सर यही चाहते थे। आपने तो दिल की बातें सुन ली। आयुष बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है थोड़ा सा कम करेंगे। देखो अभी थोड़ा सा चल रहा है आइसोमरिज्म तक। ठीक है, आइसोमरिज्म तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस ज्यादा चलेगा, फिर हम लोग कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ज्यादा सिलेबस नहीं। बस हम थोड़ा सा आइसोमरिज्म तक ही ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि हम देखें कि इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना आइसोमरिज्म में ज्यादा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को डाउट आते हुए बहुत देखे हैं। इस चैप्टर में अनकंफर्टेबल स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं। तो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं आइसोमरिज्म को या जीओसी को। अगर ये दो चैप्टर थोड़ा अच्छे से सीख जाएंगे तो आप पूरा ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते कॉन्फॉर्मेशन। मेरे भाई ये दो कंपाउंड्स हैं, आपको पता है कि ये ब्यूटीन है, एक सिस ब्यूटीन है और एक ट्रांस ब्यूटीन है। और ये लोग दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये लोग दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना। और इसको हम लोग कहाँ पे पढ़े? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पढ़े। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। इसमें कैसा रोटेशन था? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था अलोंग पाई बॉन्ड। ये था इसके अलोंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ये ब्यूटेन है और ये ब्यूटेन है, तो हर कोई बोलेगा कि सर इसमें रोटेशन अलाउड है। हर कोई बोलेगा कि सर इसमें रोटेशन अलाउड है। इसमें रोटेशन हर कोई को दिख रहा है कि रोटेशन अलाउड है। ये सिस और ट्रांस भी नहीं है। सिस और ट्रांस होने की अल्कीन का होना जरूरी है, मस्ट है बाबू। मत बोल देना ये सिस ब्यूटेन ये ट्रांस ब्यूटेन, ऐसा मत बोल देना। ये दोनों ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन ही है, ये घूमते रहता है। तो इस पे फ्री रोटेशन है। इस पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। इस पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे हम लोग। तो इसमें फ्री रोटेशन है। तो मेरे भाई जिसमें फ्री रोटेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं आपस में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें कुछ कुछ बातें लिखेंगे लाइक। इसमें सबसे पहला बात क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें इसके लिए लिख रहे हैं, वो तो हो गया, वो तो पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग। इसके लिए बात लिख रहे हैं। इसमें क्या है? फ्री रोटेशन है, मतलब ये लोग दोनों आपस में घूमते रहेगा। मेरे भाई ये इससे इसमें चला जाएगा, और भी बहुत सारे फॉर्मेट में घूमते रहेगा। घूमते रहेगा। ये पेन है, ये पेन 0 से 3 डिग्री से कितना हल्का सा घुमाएंगे, ज्यादा सारा घुमाएंगे, खूब घुमा देंगे। मेरे भाई बहुत घूमेगा, जैसा चाहो वैसा घुमाओ। पीछे वाला कह रहा है कि अपने जैसा घूमते रहता है, फिर बोल रहा है कि कोरोना आ गया घूम नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ मेरे भाई वही चीज है। मेरे भाई घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो इसको नाम दिया जाता है रोटामर्स। बुक्स में लिखा रहता है कि दे आर रोटामर्स। पीछे वाले को समझ ही में नहीं आता ये रोटामर्स क्या होता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसे लोग। ठीक है, रोटामर्स जो रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेट कर सकते हैं, दैट आर रोटामर्स। ठीक है, नाम है। मेरे भाई ये लोग दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग दोनों आपस में इंट्रा कन्वर्टिबल है। यानी हम आपको बताए भी थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मार्केट में जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें बोले खुद से चूज कर लो, और तुम्हें देख करके तुम्हारी आंखें चकरा जाएगी। याद आ रहा है ना स्टोरी? तीसरा बात, ये लोग दोनों एक दूसरे पर इंट्रा कन्वर्टिबल है। मेरे भाई तो इसका मतलब ये लोग दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, कुछ ये फॉर्म में दिखते होंगे, कुछ इस फॉर्म में दिखते होंगे, कुछ और फॉर्म में दिखते होंगे।
मेरे भाई ये लोग इक्विलिब्रियम में रहते होंगे और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते होंगे, तो इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, क्योंकि ये रुका नहीं है, ये घूमते रहेगा। रूम टेम्परेचर में ये घूमते रहता है मेरे भाई, एकदम आसानी से घूमता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे भाई ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा ये बताओ, इसको सेपरेट कर सकते हैं इसके मिक्सचर से, यस या नो? यस या नो, जल्दी से बताओ। नो, क्योंकि ये पलट जाएगा। ठीक है, कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम देयर मिक्सचर, इसको मिक्सचर से, इसके मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है मेरे भाई, इसको इसके मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसको इसके मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और मेरे भाई ऐसे ही कंपाउंड्स को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, ऐसे ही को क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। हाँ, इसी का नाम है, जिसके पास में फ्री रोटेशन होगा, इंट्रा कन्वर्टिबल होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, जिसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे। और मेरे भाई इनफिनाइट कॉन्फॉर्मेशंस होगा कि नहीं होगा? 0 से 3 डिग्री इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल। और मेरे भाई इनफिनाइट कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल होंगे, इनफिनाइटली पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस है। और क्या, और तो क्या, और भी जान लो एक पॉइंट, एक पॉइंट और जान लो, इसे बोला जाता है नॉट ट्रू आइसोमर्स। ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है। पीछे वाला कह रहा तो क्या फॉल्स है? हाँ मेरे भाई फॉल्स है ये। हाँ, एग्जाम्पल से समझो, C4H10, देखो एग्जाम्पल देखो, पीछे वाले एग्जाम्पल देखो, इसका नाम है ब्यूटेन, इसके हम आइसोमर्स बनाएंगे। तो मेरे भाई एक आइसोमर ये है, तुम्हें पता है ये है, दूसरा इसके आइसोमर ये है, तुम 2 का पावर n-4 भी लगा सकते हो। मेरे भाई अगर तुम देखोगे तो इसके इनफिनाइट कॉन्फॉर्मेशंस है, कॉन्फॉर्मेशंस कितने हैं? इनफिनाइट है, तो इसके भी कितने होंगे? इनफिनाइट होंगे। तो मेरे भाई अगर तुम गिनोगे तो टोटल इनफिनाइट हो जाएंगे, टोटल भी इनफिनाइट हो जाएंगे, टोटल भी इनफिनाइट कॉन्फॉर्मर्स हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला। तो क्या हम इसका, कोई पूछता है C4H10 के बारे में, तो क्या हम इनफिनाइट कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं या 2 बोलते हैं? तो 2 बोलते हैं मेरे भाई। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? नॉट ट्रू, इसे गिनते नहीं है, इसे सोचते हैं ये ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम लोग ट्रू आइसोमर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही सब लाइंस जेई मेंस में आ जाता है। इंट्रा कन्वर्टिबल होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, इनफिनाइट पॉसिबल कॉन्फर्मेशन है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है। यानी कि इससे पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे वो ट्रू आइसोमर्स थे, जो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, जो टॉर्टो थे, मेटामर्स थे, फंक्शनल आइसोमर्स थे, चेन आइसोमर्स थे, पोजिशनल आइसोमर्स थे, रिंग चेन आइसोमर्स थे, वो सारे के सारे ट्रू आइसोमर्स हुआ करते थे, वो सारे के सारे ट्रू आइसोमर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इनफिनाइट बोल देंगे इसका जवाब, हम लोग 2 ही बोलेंगे, आज भी, पहले भी 2 ही बोला करते थे। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, ठीक है, जिसे तुम्हें जानना चाहिए, जिसे तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरे भाई तुम कहोगे सर अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखे है, क्या पुराना वाला डेफिनेशन में ही बोलेंगे क्या? नहीं, लिखो अब डेफिनेशन। डिफरेंट अरेंजमेंट्स, different arrangements, different arrangements of any compound, of any compound, different arrangements of any compound। ठीक है, अगर बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे किसी कंपाउंड्स के, ठीक है, बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे किसी कंपाउंड के, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैसे कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, वैसे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एनी कंपाउंड ड्यू टू, ड्यू टू क्या लिखना चाहिए? रोटेशन, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड,
अक्रॉस, अबाउट, हाँ अबाउट भी चलेगा, ड्यू टू रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड of any compound due to rotation about sigma bond are called conformational isomers, are called conformational isomers, and phenomena is known as, and phenomena is known as conformational isomerism. हाँ लिख लिया, सबको सब पता है डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन होने की वजह से, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहेंगे। और मेरे भाई इस फेनोमेना को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order, decreasing order of bond rotation एनर्जी बैरियर। ठीक है, जिसमें कम एनर्जी लगेगा, फिर उसके बाद यानी सबसे ज्यादा किस में लगेगा, फिर किस में लगेगा, एनर्जी बैरियर। याद करो, रोटेशन एनर्जी बैरियर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर रूम टेम्परेचर में घूम जाते हैं, रूम टेम्परेचर में हम आपको बताए थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रूम टेम्परेचर में नहीं घूम पाते हैं। तो कुछ इसको अरेंज करना है, लाइक CH2 CH3। कौन सा बॉन्ड क्या बॉन्ड, तो मिडिल बॉन्ड क्या बॉन्ड का बात कर रहे हैं। सब में मिडिल बॉन्ड क्या बॉन्ड का बात होगा। ठीक है, सब में CH2 CH2 H CH3 मिडिल बॉन्ड क्या बॉन्ड का बात कर रहे हैं। CH2 CH2 H H हम मिडिल बॉन्ड के अलोंग का बात कर रहे हैं। CH2 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 हो गया, CH2 NH2 ले लो, CH2 NH2, ये रहा H, ये रहा लोन पेयर। एक और ले लो, CH2H, ये रहा O, OH, OH रहा, और इसमें दो लोन पेयर्स हैं। तो सबका बॉन्ड बताना है, नाम कर दिए ABCDE। तो बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा रोटेट कराने में, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगा, फिर किस में लगेगा, फिर किस में लगेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं कौन बता पाता है। इजी सा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि सबसे बन जाए मेरे भाई, हम चाहते हैं कि तुम्हारा सबसे बन जाए, कोई भी ना ऐसा हो ना हो जो ना बना पाए। ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो जो ना बना पाए। ABCDE सबको करना है। सानिया का जवाब आया ABCD, सूरज का जवाब आया ABCD। मेरे भाई आप लोग जो सोच के बनाए हैं गलत हो गया। हमें पता है कि तुम लोग क्या लगा दिया है, वेस्पर थ्योरी लगाया, सच सच बताओ, वेस्पर थ्योरी लगाया है कि नहीं लगाया है, सच सच बताना। वेस्पर थ्योरी लगाया है कि नहीं लगाया है, VSEPR थ्योरी लगाया है कि नहीं लगाया है। हाँ यही चीज गलती कर दिया मेरे भाई। इसका पहले बार जिसमें जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो मेरे भाई इसमें रिपल्शन का ऑर्डर है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E है। तो
तुम कहोगे सर उल्टा आप बोल रहे हैं। तो बॉन्ड रोटेशन एनर्जी जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, EDCBE ए। अब पूछोगे सर आप उल्टा लिख रहे हैं, आप ही उल्टा लिख रहे हैं। नहीं, ये तुम लोग गलत लगा दिया कॉन्सेप्ट। सुनना सुनना, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हुआ, साइज 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 देखो, साइज के बीच में रिपल्शन हुआ, हुआ कि नहीं? इसमें देखो साइज कम हो गया, साइज कम हो गया, तो इसमें एनर्जी घटेगा, इसमें रिपल्शन कम हो गया। देखो ए में सबसे ज्यादा साइज है रिपल्शन, बी में, सी में। अब डी और ई रुक जाओ, तुम डी और ई में क्या लगा दिया ना, तुम क्या लगा दिया डी और ई में? VSEPR। इवन सब जगह तुम लोग VSEPR थ्योरी लगा दिया, लेकिन तुम लोग VSEPR थ्योरी समझा तो है, बट कहाँ लगाना है ये नहीं समझा। जैसे समझना, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर है, इसके लोन पेयर है, और इसके एच है। तो मेरे भाई वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तुम इसको, ये बिल्कुल सही है VSEPR थ्योरी, तुम लगा गलत जगह पे दियो। सेम एटम के अलोंग होता है, इसके इसके बीच में देखें। तुम क्या कर दिया, बाजू वाला के साथ में देख लिया, तुम तो बाजू वाला के साथ में देख लिया है। क्या होता, सेम एटम से जो बॉन्डेड होंगे और जो नॉन बॉन्डेड होंगे, लोन पेयर और बॉन्डेड के बीच में देखना था, लोन पेयर लोन पेयर, सेम एटम वाला देखना था। तुम क्या कर दिया, देखो, तुम इसका एच, इस एटम का एच और इसका लोन पेयर देखा। मेरे भाई इसका तुम इसके साथ, इस बॉन्ड के साथ में देख सकते हो, ये एच की वजह से वेरिएशन आ रहा है। तुम यहीं पर फैल गए, तुम यहीं पर फैल गए। तो अब सुनना, अब सुनो, OH बॉन्ड है, तो मेरे भाई O का एक ऑर्बिटल आया होगा और H का एक ऑर्बिटल आया होगा, और अगर O का लोन पेयर है तो बोलो साइज किसका बड़ा होगा? OH बॉन्ड का बड़ा होगा, यानी बॉन्ड का साइज बड़ा होगा कि लोन पेयर का? तो साइज बॉन्ड का बड़ा होता है, साइज बॉन्ड का बड़ा होगा, चाहे CH बॉन्ड हो चाहे OH बॉन्ड हो। मेरे भाई इसमें बॉन्डेड था CH बॉन्ड, ये बड़ा बड़ा था, इन लोग के बीच में रिपल्शन ज्यादा, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा एक्स्ट्रा है इसमें ग्रुप्स, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ए में सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रुप्स है, इसमें भी बड़ा ही क्या लगा बॉन्ड है, क्या है कि इसमें दोनों छोटा छोटा है, इसमें लोन पेयर आ गया और छोटा हो गया, इसमें दो दो लोन पेयर आ गया और छोटा, रिपल्शन कम हो गया। तो जितना कम रिपल्शन उतना घूमना आसान होगा, इसका मतलब ए को घूमना बहुत आसान था, तो बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर ई का ज्यादा होगा। बुझाया क्या बोले, समझ आया कि नहीं आया? तुम लोग एग्जाम में यही सब गलती करके आया तो बोलता है IIT बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। मेरे भाई कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें सोचने का नजरिया बदलना होगा, सोचने का नजरिया बदलने का आदत डालो। हमेशा बस वेस्पर दिखा तो लगा दिए, नहीं, रिपल्शन दिखा तो वेस्पर आएगा ऐसा नहीं है, तुम देखो कहाँ पे लगा सकते हैं, फील द फीलिंग्स। हाँ, इंसानों का नहीं, कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स का देखना है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी लेकिन सीखो, जल्दी जल्दी सीखो। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला देखेंगे, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला देखेंगे मेरे भाई। अब रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, ठीक है, तो पहला है वेज डैश प्रोजेक्शन। इतना दिन से नाम सुनते होंगे, ये वेज है, डैश है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरे भाई। हाँ, दूसरा पीछे वाला मैथ्स का फॉर्मूला है, अरे नहीं रे, ऑर्गेनिक का फॉर्मूला है। तुम लोग वेज जानता है, वेज, तुम लोग फिजिक्स में बहुत वेज डैश वाला प्रॉब्लम बनाया है। ऐसा वेज होता है जिसमें एक तो मास रखा रहता है, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा लगते रहता है। मेरे भाई ये जो ब्लॉक होता है ना, ये टेढ़ा सा, इसे ही वेज कहा करते हैं, इसे ही वेज कहा करते हैं, यही वेज है मेरे भाई। अब इसी को ना हम केमिस्ट्री में उठा लिए, केमिस्ट्री वाले ऑर्गेनिक वाले लोगों को खूबसूरत लगा, बॉन्ड बनाने में खूबसूरत लगा, बोला हम लोग वेज से दिखलाए, तो मेरे भाई उठा लिया सब। और क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा बना लिया। देखो मेरे भाई इसको थोड़ा छोटा कर दिया, यही वेज को थोड़ा सा छोटा में दिखला दिया। बहुत लोग इसे ऐसे भी दिखलाता है, ये ऐसे ही इसको कलर कर देता है, तो इसको ऐसे पेंटिंग कर देगा, ठीक है, ऐसे पेंटिंग कर देता है। सब एक ही चीज है, ऐसे भी दिखला सकते हैं, पेंटिंग कर दो, ये दोनों एक ही चीज है। बुक्स में पेंटिंग वाला लिखा रहता है, बुक्स में पेंटिंग वाला लिखा रहता है। मेरे भाई ये सब चीज सेम है, ये वेज है, ये क्या चीज है, वेज है। ये हमें क्या बताता है,
तो ये सब एक ही चीज है। ये हम लोग को बताता है बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना उसके सामने वाला, जो उसके करीब में बॉन्ड है ना, वही वाला को हम लोग ऐसे दिखला देते हैं। यानी जो बाहर में होगा, अपने साइड जो देख रहा है उसके साइड में होगा, उससे हम लोग क्या कहते थे, इसे उससे वेज से दिखलाते। इसका नाम है वेज। वेज। पीछे लगा रहा डैश किसे कहते हैं, डैश। देखो ये डैश, देखो ऐसा ही कुछ होगा वेज के जैसा, लेकिन डैश देखो ऐसा डैश 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 मारते चलो, और वेज के जैसा ही खूबसूरत बना दो। ये डैश है मेरे भाई। हाँ डैश है। तुमको बड़ा करके दिख रहा है, देखो ऐसा बहुत गंदा लग रहा है बड़ा वाला, ठीक है, लेकिन तुमको समझना है ये अंदर की तरफ होता है। ये क्या होता है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से जो पीछे होगा, अवे होगा, दूर होगा, तो उससे हम लोग डैश से दिखला देते हैं। डैश, एक वेज है और दूसरा वाला डैश है, दूसरा वाला डैश है। बहुत आसान सा काम है हर कोई। और एक बॉन्ड ऐसा दिखलाते हैं, ये सिंपल बॉन्ड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सिंपल बॉन्ड। इससे क्या बोलोगे, बॉन्ड इन द प्लेन। जिस पेपर में अगर बनाए तो पेपर वाले ही प्लेन में ये बॉन्ड है, बॉन्ड इन द प्लेन है, ठीक है। जिस प्लेन में बात कर रहे हैं उसी बॉन्ड, उसी प्लेन में ये बॉन्ड होगा, तो उससे बॉन्ड इन प्लेन सिंपल बॉन्ड के नाम से जाना करते हैं हम लोग, जान पहचान इसे सिंपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब क्या है ना मेरे भाई, अब हम लोग ये सारे बॉन्ड्स के बारे में, इसको हम लोग समझ तो लिए हैं, लेकिन दिखलाया कैसे जाता है इसको नहीं जाने हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेकर के समझते चलेंगे। एग्जाम्पल हम हमेशा इन जनरल अभी इथेन को लेके चलेंगे, कहीं छोटा है, तुम चाहो तो किसी और को भी ले लो, इथेन का फॉर्मूला भी हर कोई जानता है, तो इथेन को लेते हुए सारा काम करेंगे। मेरे भाई इथेन में हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, यानी यानी अगर कार्बन को बनाए तो मेरे भाई ऐसा कुछ है, ये कार्बन, और अगर एक और कार्बन दिख रहा है, ये दो कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके प्लेन में एक बॉन्ड और होगा, एक दो बॉन्ड एक प्लेन में होता है। आपको टेट्राहेड्रल में पता है कि दो बॉन्ड एक प्लेन में होगा, तो दो को एक प्लेन में दिखला दिए, एक ये बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन वाला। अब मत कह देना सर एक बहुत बड़ा लग, अरे बनाए है वैसा समझने के लिए। और मेरे भाई एक अंदर में होगा, तो एक अंदर टेट्राहेड्रल का शेप देंगे, ये अंदर हो गया एच वाला बॉन्ड, और मेरे भाई एक बाहर होगा, ये हम वेज से दिखला दिए। तो मेरे भाई ये टेट्राहेड्रल का शेप लग रहा होगा, एक को देखो टेट्राहेड्रल का शेप आ गया, एक को छुपा दो देखो टेट्राहेड्रल का शेप आ गया ये। सिमिलरली दूसरे वाले में भी एक अंदर होगा, मेरे भाई एक अंदर होगा, अवे होगा ऑब्जर्वर से, जो सामने से देख रहे हैं तो। और मेरे भाई एक बाहर होगा, एक बाहर होगा। तो मेरे भाई ये है स्ट्रक्चर, इसे ही कहा जाता है डैश वेज। ये डैश है, ये वेज है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ये रियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है ना, हम चाहते हैं कि इससे 60 डिग्री पीछे वाला बॉन्ड को पहले वाले को वैसे ही रहने दे, और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दे। हम क्या चाह रहे हैं मेरे भाई, 60 डिग्री से रोटेट कर देना। हम चाह रहे हैं 60 डिग्री से रोटेट कर देना इसको। तुम भी चाहते होगे, आगे वाले को नहीं रोटेट करेंगे, हम सिर्फ पीछे को रोटेट करने जा रहे हैं 60 डिग्री से, ठीक है। तो आगे वाला तो मेरे भाई वैसा ही दिखेगा, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, देखो ये वाला, तो ये तो आगे वाला वैसा ही है, पीछे वाले को हम 60 डिग्री से रोटेट किए। तो मेरे भाई पीछे वाला 60 डिग्री रोटेट करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला अंदर चला जाएगा, सोचो, और ये एच अंदर, और ये वाला, ये जो ऐसे था, सही दिख रहा है ना, सही है, और ये एच नीचे, कैसे ना, तो तुम देखना एक्चुअली में कैमरा में देख पाओ, नहीं देख सकते। पहले कैसे था, ये ऐसे था इससे, अब हम इसको 60 डिग्री रोटेट किया, नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। पहले कैसे था, ऐसे था, कैप दिख रहा है, कैप ऐसे था, एक अंदर है, एक अंदर है और एक बाहर था, एक अंदर था और एक बाहर था, ऐसे। हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर, देखो 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। रेड वाला कैप को देखना, ये देखो 60 डिग्री रोटेट, ये ब्लैक वाला ऊपर आ गया, उधर अंदर चला गया, वो रेड वाला अंदर जा रहा है,
और ग्रीन वाला प्लेन में आ रहा है। देखो पहले कैसे था, ऐसे था तुम्हारे सामने ऐसे था। अब इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो ये प्लेन में आ रहा है, रेड वाला अंदर जा रहा है, ब्लैक वाला बाहर आ रहा है। ये देखो कहे कि हम ये नॉर्मल वाला हम देखो यहाँ पे पेन पेपर में पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में रहता तो और अच्छा लगता तुम्हें देखने पर। आई होप तुम्हें फील आ गया होगा। फील आया कि नहीं आया, यस या नो, कुछ आया फील? घुमा दिए पीछे वाला को पकड़ के ऐसे करके ऐसे घुमा दिए, तो ये बाहर वाला क्या आ गया, बाहर ही रहा। ये एच जो था अंदर चला जाएगा, 60 डिग्री से अंदर चला जाएगा, और ये जो बाहर अंदर में था एकदम, वो क्या आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। फील द फीलिंग्स, तो ये समय बहुत फील करना है। तो ये इथेन का डैशवेज प्रोजेक्शन दिखला दिया, डैशवेज फॉर्मूला। सेकंड नंबर यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग। अब क्या है, अब हम लोग सॉहर्स प्रोजेक्शन देखें, सॉहर्स प्रोजेक्शन देखें, सॉहर्स प्रोजेक्शन। फिर से किसका देखेंगे, सॉहर्स प्रोजेक्शन इथेन का ही देखेंगे, किसी और का हम लोग नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे, इथेन का ही, CH3 ठीक है। तो पहले इसका हम लोग इसका सच बना लेते, सच यानी ऊपर वाला, पहले सच बना लो मेरे भाई, सच बना लो, ठीक है। सच बना लिए, तुम लोग भी बना लो, कॉपी में सच बना लो। थोड़ा सा स्पेस लेके बनाना, मेरे पास स्पेस का कमी है इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, नहीं तो हमें भी बनाना चाहिए था। सच बना लिए। अब तुम ना अपनी आंखों को यहां पे लगाओ, यहां पे एकदम दोनों एज के बीचों बीच, यहां दोनों एज के बीचों बीच अपना आंख को लगा दो, और यहां से टॉर्च मारो। टॉर्च दिखा है ना सबको, यहां से टॉर्च मारो, और सामने में मिरर लगा दो मेरे भाई, सामने में मिरर लगा दो ऐसा। बोलो इस सामने में फोटो कैसा बन रहा होगा, बोलो सामने में तुम जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो अगर ये इस तरीके से हम दिखलाए, ये दो कार्बन है, ये कार्बन फ्रंट वाला, ये पीछे वाला कार्बन है, फ्रंट वाला और पीछे वाला, तो तुम्हें उसका मिरर में कैसा दिखेगा, ये एज ऐसा दिखेगा, और ये एज ऐसा दिखेगा, और ये एज ऐसा दिखेगा। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मिरर में। और सिमिलरली पीछे से भी इसी तरीके से टॉर्च मारो, जब पीछे से भी मारोगे तो तुम्हें ऐसा ही दिखेगा, एक ऐसा, गड़बड़ बन गया यार, ऐसा और एक ऐसा बनेगा। तुम पीछे से भी जब देखोगे उसी मिरर पे तो ऐसा दिखाई देगा। मन किया था हर्ष, अब इसको भी रोटेट करेंगे, आगे चल के घूमना घुमाना फिराना ही तो है, कॉन्फॉर्मेशन का मतलब यही है। अभी तो 60 डिग्री में ही रोटेट किए, कल 120 में करेंगे, 180 में करेंगे, 210 डिग्री में करेंगे, 240 में करेंगे, 300 में करेंगे, सब में करेंगे, सब में घुमाएंगे। तो देखो मेरे भाई बस घुमा रहे हैं, दिखा मिरर इमेज कैसा, ऐसा ही बनेगा ना, बोलो ऐसा ही बनेगा मिरर में। तुम्हारा फोटो कैसा बनता है मिरर में, ऐसा ही बनेगा मेरे भाई, एकदम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। दोनों को हम सामने मिरर से देख रहे थे, और दोनों का फोटो लाके चिपका दिए, दोनों का फोटो लाके के चिपका दिए मेरे भाई। फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दो पीछे वाला को 60 डिग्री रोटेट करें, गलो करके करें, रोटेट करेंगे। आगे वाला आगे वाला वैसे ही रह गया, ये एच एच एच, पीछे वाला 60 डिग्री रोटेट कर दो मेरे भाई, ये एच ऐसा हो जाएगा, ये एच ऐसा हो जाएगा, और ये एच ऐसा हो जाएगा। तुम्हें दिखना चाहिए, ये अब घूम जाएगा, 60 डिग्री से सब घूम गया। इन लोगों के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री का एंगल था, है ना, था ना। अब कितना हो गया, 60 डिग्री घुमा दिए, सबको घुमाओ 60 डिग्री, तो मेरे भाई 60 डिग्री घूमेगा तो यही तो आएगा ना बीच में आएगा। लेकिन बता दे एक चीज, 100 हॉर्स ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई है, ये शैडो है, ये सच नहीं है। तुम अगर देखोगे तो इसके और इसके बीच में 190 डिग्री का एंगल बन गया, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है ना, बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये प्रोजेक्शन है, परछाई है। इसके बीच में 120 डिग्री का थोड़ी ना होता है ऐसा, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। ये परछाई बना रहे हैं, शैडो बना रहे हैं, ये शॉहर्स प्रोजेक्शन। अब तुम कहो सर ऐसा ही क्यों बनाते हैं, इसका नाम शॉहर्स क्यों पड़ा, देखना थोड़ा सा फील करना मेरे भाई, फील करना। कभी घोड़ा देखा है, घोड़ा, घोड़ा देखा है, ये देखो घोड़ा है, ऐसा पीछे में पूंछ है,
देख रहा घोड़ा जैसा लग रहा हॉर्स, दैट्स वाई घोड़ा जैसा दिखा। तो 100 कैसा दिखा, 100 सी का होता है ना, 100 प्लूरल है ना, 100। और घोड़ा जैसा लग रहा है तो और अच्छा लगा दे, और लगेगा घोड़ा जैसा। ये दैट्स वाई 100 हॉर्स प्रोजेक्शन नाम है। खुश हो गया तुम लोग जानकर? अब देखो न्यूमैन का प्रोजेक्शन क्लियर है सबको, यस या नो? क्लियर है यस या नो? लास्ट पेज देखना है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी देखा करो। जल्दी बहुत स्लो हो गया, आधे क्लास बहुत स्लो हो गया है मेरे भाई। जितना हम चाहते थे उससे बहुत कम में है अभी तक। आयुष बोल रहा 50% क्लियर हुआ, इसमें दिक्कत क्या है? कहां पे नहीं क्लियर हुआ बाबू? ये घोड़ा देखने में क्लियर नहीं हुआ? ये कुछ नहीं है, ये हम अपना मन में सोचे ऐसा। हाँ, अरे 60 डिग्री घुमाओ ना बाबू इसको पकड़ करके। तीन तो कभी फैन देखा है? फैन 60 डिग्री घुमा दो इसके, इसका 60 डिग्री बीच में नहीं आएगा। ये भी 60 घूमेगा तो ऐसा ही ना होगा। पंखा घुमाओ, पंखा 3 कांटे वाला पंखा, 3 ब्लेड वाला। अब तुम पंखा भी नहीं घुमा पा रहे तो दिक्कत है। तो ये फीलिंग्स का बाबू गेम है, फीलिंग्स का गेम है। फील तो करना पड़ेगा तुम्हें, पंखा को घुमाना होगा। अगला क्लियर हुआ आयुष कुछ? तीसरा नंबर, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, हाँ। अब पहले तो 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन था, अब न्यूमैन का प्रोजेक्शन देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस क्या करते हैं, वी सी अक्रॉस सीसी बॉन्ड। ठीक है, इन दिस वी सी अक्रॉस सीसी बॉन्ड। ठीक है, फ्रॉम विच वी हैव टू मेक प्रोजेक्शन, वी हैव टू प्रोजेक्ट, जिससे प्रोजेक्ट करना है, जिसके अलोंग प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके अलोंग देखते हैं, एक सीसी कार्बन कार्बन सिलेक्ट करते हैं, बॉन्ड सिलेक्ट करते हैं, और उसके अलोंग फिर प्रोजेक्शन देखते हैं। जैसे ना, जैसे ना अभी जो बनाए थे हम लोग 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये वाला हमें इसे देखना है। फॉर एग्जांपल ये एच 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 है, ये एच 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 है, पीछे वाला भी एच एच, इथेन ही बना रहे हैं, इथेन को ही ले लिए हैं। अभी इथेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग बाद में आगे चल के बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। तो ये न्यूमैन साहब हम लोग को बताए क्या, मिरर तो लगाना ही है, मिरर तो लगाना ही होगा, बिना प्रोजेक्शन है तो मिरर तो लगाएंगे। ये न्यूमैन क्या बताए कि फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखलाओ, फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखलाओ, और बैक कार्बन को गोल से दिखलाओ। ये रूल है, फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखलाओ और बैक कार्बन को गोल से दिखलाओ। ये हमें न्यूमैन बता गए। मतलब अगर इसे बनाना है, अगर इसे बनाना है, अगर हमें है इस कंपाउंड को, तो पहला कार्बन डॉट हो गया, और पीछे वाला कार्बन को इसके साथ में 3 बॉन्ड बना लो। इसके साथ में देखो कैसे बॉन्डिंग है, 3 बॉन्ड है ना सामने से ऐसा, और फिर पीछे वाले कार्बन को यहीं पर गोल बना दो। तरीका सीखो, तरीका सीखो मेरे भाई, तरीका सीखो। इसके पीछे वाले कार्बन को गोल से बनाओ। अब पीछे वाले में भी एच कैसे लगा हुआ है, तो उसी के जस्ट पीछे। अब तुम उसी में दिखलाने का तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसके हल्का सा फर्क में बना देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाइड्रोजन है भी। और नहीं तो उसी के पीछे बना देगा तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि हाइड्रोजन है। ठीक है, एक्चुअल में पीछे है, जस्ट पीछे है। ठीक है, हम लोग हल्का सा टेढ़ा करके देखते हैं, हल्का सा टेढ़ा करके देखते हैं बस। अब देखो दूसरा वाला जो 60 डिग्री पे था मेरे भाई, जो 60 डिग्री पे था, ऐसा था, सॉरी गलती हो गया, ऐसे था, एच एच एच। इसे कैसे देखेंगे, देखो देखो मगर बोर्ड पर, अभी देखो फिर छापना। इसका ये बनेगा, इसका अगर तुम छापे यानी इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो फ्रंट कार्बन तो ऐसा ही रह गया,
फ्रंट कार्बन जैसे था वैसे ही रह गया, पीछे वाले को गोल करना है, पीछे वाले को गोल करना है। तो एच 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 पहला वाला का आगे वाले का एच एच दिखला दिया। अब देखो पीछे वाला का जब प्रोजेक्शन लोगे तो ठीक ऐसा एच एच दिखेगा, इस पोजीशन में तुम्हें एच एच दिख रहा होगा। प्रोजेक्शन देख लो, बोलो क्लियर है यस या नो। पहले ये बताओ, छापने का बहुत टाइम मिलेगा जिंदगी में, यही बनेगा कि नहीं प्रोजेक्शन मिरर। हाँ वेरी गुड, आदित्य को दिख गया, आयुष को भी दिख गया। बस यही काम करना है, पहला कार्बन को डॉट, पीछे वाला को गोल। बस मेरे भाई, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई तो तुम्हें हम गारंटी देते हैं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई है तो तुम्हें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना बेझिझक के तुम समझ जाओगे। जल्दी से छाप लिया सब कोई, सब कोई छाप लिया? हाँ चलो छपौनी कर लिया तुमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, जाहिर बात नाम ही इंपॉर्टेंट है, अगर नाम ही इंपॉर्टेंट है सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। पहला पहला टर्म डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, पहला इसमें डाइहेड्रल एंगल। हमें क्या करना है, ये वाला जो एच दिख रहा है, ये एच से एक प्लेन इमेजिन करो सामने से, एकदम ऐसा प्लेन, एकदम पैरेलल, एकदम पैरेलल ऐसे इसका सीधा प्लेन इमेजिन करो। और इस प्लेन को एकदम ऐसा सोचो, ऐसा, ये देखो ऐसा जाएगा कि नहीं, देखो इस प्लेन को पूरा ऐसा सोचो, सोचो। और मेरे भाई एक ये हाइड्रोजन से रेफरेंस से फ्लेम लो, टेढ़ा टेढ़ा। बोलो इस दोनों फ्रेम के, दोनों प्लेन के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्चुअल में ये जो एंगल है यही वाला एंगल है, इसमें तुम लोग चीज मत देना, अपना वाला स्ट्रक्चर में मत चीज देना। यानी अगर इस कार्बन को तुम पीछे से लाके सटा दोगे तो ऐसा ही तो दिखेगा पीछे वाला कार्बन में। पीछे वाले कार्बन में अगर तुम जाके चिपका दिए इसको तो मेरे भाई यही तो दोनों प्लेन, यही तो एंगल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? दोनों प्लेन के बीच में ऐसा है, एक ऐसा था और एक ऐसा है मेरे भाई, दोनों के बीच का जो एंगल बना दैट इज डाइहेड्रल एंगल। क्या देख पाए क्या? बुक खोले हो? बुक, बुक कैसे खोलते हो? बुक खुलता हुआ एंगल देखे हो? बुक खुलता हुआ एंगल ऐसा ही खुलता है क्या? बोलो बुक ऐसे ही खुलता है क्या? पहले बुक बंद था, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है, ये एक प्लेन हुआ और दूसरा हाइड्रोजन वाला प्लेन है, पीछे वाले हाइड्रोजन का प्लेन है। यस, ये बुक खुलता हुआ प्लेन है, ये पूरा बुक खुल गया। यस, दिस इज डाइहेड्रल एंगल, यानी खुलता हुआ बुक, जो एंगल आया खुलता हुआ बुक से वही एंगल डाइहेड्रल एंगल है मेरे भाई। तुम लोग सीख गया। देखो लेकिन मेरे भाई बुक को हम हॉरिजॉन्टल अगर दिखला पाएंगे तब तो, हम वर्टिकल दिखला देते, तो हमको बुक बुक बनाने आता नहीं है, मेरा ड्राइंग कमजोर है बात, हम ऐसा बना देते। तुम फ्लैट बुक समझ लेना, ठीक है? खुलता हुआ बुक का जो एंगल आएगा, ये बुक है, हाँ किताब है, लगे चाहे नहीं लगे तुम्हें, ये खुलता हुआ बुक है। और ये मेरे भाई ये जो एंगल आएगा, यही एंगल को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, और यही मेरे भाई डाइहेड्रल एंगल है। क्या है नाम है इसका? खुलता हुआ बुक का एंगल डाइहेड्रल एंगल होता है। लेकिन तुम्हें फील करना, वो प्लेन को इमेजिन किए, प्लेन को फील करना है, खुलता हुआ बुक यही तो आएगा। और ऐसा होगा कि एक एटम इस प्लेन में जा रहा है, एक एटम इस साइड में बुक के पेज में आ रहा है, यही जो एंगल बना, ये दोनों के बीच का एंगल जो है, जो सेम एटम्स के बीच का एंगल है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। यानी जब खुल रहा होगा बुक, यानी एकदम सेम, पहले दोनों पैक्ड था, ये जैसे ही जैसे खुला इसमें डाइहेड्रल एंगल बना। तो बताओ तो, बताओ तो इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में डाइहेड्रल एंगल कितना है? जल्दी से बताओ, दोनों का साथ साथ बताना। फर्स्ट और सेकंड दोनों का बताओ कॉमा दे करके। कोई बता सकता है कितना डिग्री का है? जल्दी जल्दी बताओ। 0 एंड 60, हाँ 0 एंड 60 सही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो एंगल बिटवीन लिखो, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन। देखो एक प्लेन ये वाला हाइड्रोजन का और एक प्लेन ये, दोनों का एक एक प्लेन बनेगा। हम दोनों बना नहीं सकते, तुम चाहो तो बना सकते हो, थोड़ा सा कोशिश कर ले। क्या ऐसा प्लेन आएगा मेरे भाई, कुछ ऐसा प्लेन आएगा, ऐसा प्लेन। ये तो गंदा बन रहा है यार थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा प्लेन आएगा, गड़बड़ बन गया यार, गड़बड़ छोड़ दो, हम गन बना नहीं सकते, तुम लोग फील कर लो। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स containing planes containing फ्रंट एटम पहले वाले का ग्रुप, फ्रंट एटम ग्रुप, जो पहला वाला एटम कार्बन उससे जो ग्रुप अटैच्ड है, एंड बैक एटम ग्रुप। तुम्हें फील करना, ये सब डेफिनेशन कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो जो एंगल बनेगा फ्रंट वाला कार्बन का, उससे जो अटैच ग्रुप होगा उसके अलोंग प्लेन बनाओ, और दूसरा पीछे वाला का बनाओ, सेम एटम्स के बीच में बनाना, ठीक है, हमेशा सेम एटम्स के बीच में, सेम एटम्स, सेम ग्रुप्स के अलोंग देखना। ऐसा नहीं कभी एच का देख लिए कभी दूसरे का देख लिए, कभी एच का देख लिए कभी दूसरे का देख लिया, ऐसा काम मत करना, ऐसा मत काम करना, ऐसा गलती मत करना मेरे भाई, नहीं तो गलती हो जाएगा। ऐसा मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसी खुशी पे इसी खुशी पे इसी खुशी में दो हम लोग बना लेते हैं, तो हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं वैसे तो। हमें बता देना, हमें बता देना तुम लोग, हमें बता देना इस दोनों केसेस में डाइहेड्रल एंगल बताना। पहला वाला में बताओ, और मेरे भाई दूसरे वाले में बताओ, और मेरे भाई दूसरे वाले में बताओ, पहले वाले में बताओ और दूसरे वाले में बताओ। पहले वाले में बताओ। गलत जवाब, सूरज गलत हो गया, अभी नहीं दिया है क्या जवाब? ओ सॉरी, अभी जवाब नहीं दिया है। पहला वाले में बताओ, जल्दी बोलो, सब सेम सेम के बीच में, सेम सेम के बीच में बताओ। इसमें ओमेगा कितना है, इसमें ओमेगा कितना है? जेड जेड सेम, एच एच मत देखना, जेड जेड देखना, ठीक है। क्या जो डिफरेंट है ना उसी को देखना होता है, ठीक है। डिफरेंट वाला के लिए हम देखते हैं। तो क्या आएगा मेरे भाई, 180 आएगा, 180 डिग्री आएगा, इसमें 60 डिग्री, इसमें कितना आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से और भी हो सकता है, इस तरीके से और भी हो सकता है मेरे भाई। तो ये डाइहेड्रल एंगल कहा जाता है, खुलती हुई किताब डाइहेड्रल एंगल है। समझ आ गया? यानी ये एक प्लेन और ये जेड वाला प्लेन, दो प्लेन बना दो, दो एंगल मिलेगा, यानी इसके अलोंग प्लेन और एक इसके अलोंग प्लेन, इसके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज डाइहेड्रल एंगल। फील द फीलिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है मेरे भाई? अगला अगला इंपॉर्टेंट टर्म, पहला इंपॉर्टेंट टर्म था डाइहेड्रल एंगल, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्फॉर्मेशंस, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्फॉर्मेशंस। मेरे भाई वैसे तो इनफिनाइट कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, वैसे तो इनफिनाइट कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, बट देयर आर देयर आर मेनली टू एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशंस, मेनली टू एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन, लेकिन मेनली दो एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन होते हैं। देयर आर मेनली टू, जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर पे, तो मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, दो ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। कॉन्फॉर्मर्स जो होता है, कॉन्फॉर्मेशन जो होते हैं, कॉन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल और एक होते हैं अनस्टेबल। एक होते हैं स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल और क्या होगा, अनस्टेबल। अभी यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, जब ग्रुप्स आर हिडन। अब इसका मतलब अगले जो केसेस समझाएंगे तब समझ में आएगा। सॉरी, ग्रुप्स आर नॉन हिडन, नॉन हिडन होगा, इसमें ग्रुप्स आर हिडन होगा। कभी सोलर एक्लिप्स ये सब का नाम सुना है क्या?
सोलर एक्लिप्स ये सब का नाम सुना है क्या? हाँ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हाँ मेरे भाई, बस बस अब याद दिलाएंगे आपको, यही सब चीजें यहाँ पे पढ़ना। तो मेरे भाई कॉन्फॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है स्टैगर्ड, और दूसरा होता है इक्लिप्स्ड। हाँ, अब बहुत बार आप लोग सुने होंगे वर्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड, यानी ढका हुआ, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, कुछ कुछ ढक वक जाता है, कैसे कैसे ऐसा ऐसा कुछ चीज हो जाता है ना, आप लोग ज्यादा जानते होंगे एसएसटी। ठीक है, तो यानी ग्रुप्स क्या होंगे, हिडन होंगे। ग्रुप्स जब हिडन नहीं होंगे तो वो स्टैगर्ड कहे जाए। ठीक है, इक्लिप्स का मतलब यही होता है। अब स्टैगर्ड भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, फर्दर दो कैटेगरी में होता है फर्दर। एक होता है गाउच, एक होता है गाउच, और दूसरा होता है एंटी। हाँ, पीछे वाला बाजू वाली नहीं, एंटी है ये, आंटी नहीं, आंटी नहीं है ये, एंटी। एक होता है गाउच और दूसरा होता है एंटी। फिर इसी तरीके से एक होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब पूरा ढका हुआ, और एक तीसरा चौथा होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल कहते हैं स्टैगर्ड को, कोई पूछ रहे स्टेबल किसे कहते हैं, स्टैगर्ड मत बोल देना, एंटी को बोलते हैं या गॉच को बोलते हैं, स्टैगर्ड को बोलते हैं, यानी उसके अंदर में गॉच भी आएगा, एंटी भी आएगा। अनस्टेबल किसे कहते हैं, तो इक्लिप्स्ड को, इक्लिप्स का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग हो गया है, इक्लिप्स्ड को। ठीक है, और उसके अंदर में दो टाइप के इक्लिप्स आते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड और मेरे भाई पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, ध्यान रखना, कोई स्टेबल बोलेगा तो उसमें गॉच एंटी दोनों काउंट होंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, कोई बोलेगा स्टेबल, इसका मतलब गॉच एंटी दोबारा गिनेंगे। कोई बोलेगा स्टेबल गिनो तो गॉच को भी गिनेंगे, एंटी को भी गिनेंगे। फिर से बोल रहे हैं, कोई बोलेगा स्टेबल गिनो तो गॉच को भी गिनेंगे, एंटी को भी गिनेंगे। क्या बोले, समझ आ गया? यही गलती कर देता है सबको, सिर्फ एंटी को गिनने लगता है। हम यही बात बोलेंगे कि हम बार बार रिपीट किए थे, बार बार रिपीट किए थे, और हमें फिर भी पूरा भरोसा है कि फिर भी आप फिर भी गलत बोलोगे बाद में आगे चल, हमें पूरा भरोसा है। ये था फुल्ली। अब इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लाइक सबसे पहले एंटी के बारे में बात कर लेते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा जान के। एंटी कॉन्फॉर्मेशन, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ये क्या है मेरे भाई, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हैविंग डाइहेड्रल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ मेरे भाई 180 डिग्री होता है डाइहेड्रल एंगल, खुलती हुई किताब 180 डिग्री होगी। तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दिख ले, अरे मेरे भाई तुम्हारे मुंह पे हम एग्जाम्पल फेंकेंगे, तुम्हारे मुंह पे एग्जाम्पल हम फेंकते हैं, तुम्हें पता है ना मेरे भाई, ये जेड है, मेरे भाई ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, देख लो, इसे देख लो, इसे देख लो, जेड जेड के बीच में रिपल्शन बहुत कम होगा, दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जेड जेड के बीच में रिपल्शन बहुत कम होगा। दैट्स वाई क्या होता है, ये एंटी कहा जाता है, और ये मोस्ट स्टेबल है। हाँ, मोस्ट स्टेबल है, स्टेबल का भी स्टेबल है, मतलब बोले तो स्टेबल का बाप है। ठीक है, रुको रुको रुको, अगर इफ जेड इज इक्वल टू एच हो जाए, अगर जेड इज इक्वल टू एच हो जाए तो एंटी और गॉच सेम हो जाएगा, एंटी और गॉच सेम हो जाएगा, एंड एंड कॉल्ड एज स्टैगर्ड। तुमको अगर सर अभी क्या कह रहे हैं, तुम्हें तो गॉच अभी समझ में नहीं आ रहा हो, गॉच किसको कह रहे हैं सर, अभी समझ आएगा, अभी आएगा। अगर जेड भी एच हो गया तो गॉच कहला जाएगा, गॉच कॉन्फॉर्मेशन। ये भी मेरे भाई स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हैविंग ओमेगा 60 डिग्री, ओमेगा 60 डिग्री, यानी रिपल्शन, रिपल्शन कम, देखो इन लोगों में रिपल्शन जेड जेड के बीच में क्या चीज बहुत कम है। देखो ऐसा केसेस होगा, ऐसा केसेस होगा मेरे भाई, देखो देखो, अगर बोर्ड पर ये जेड है, ये जेड,
देखो ये दोनों जेड के बीच में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसे इसमें भी रिपल्शन कम है। तुम कहोगे फिर रिपल्शन ज्यादा किस में होता है? अरे जिसमें डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो जाए। देखो 0 डिग्री हो जाए तो बाजू बाजू में जाएगा, पीछे पीछे आगे पीछे, तो आगे पीछे हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा। यही चीज हम कहना चाहे। अगर ये जेड एच हो जाए तो मेरे भाई ये एच और ये भी एच, तो ये एच एच के बीच का एंगल देख लेते तो गॉच एंटी क्या हो जाता, सेम हो जाता। और मेरे भाई तो हम लोग ना गॉच बोलते ना एंटी बोलते, क्या बोलते, स्टैगर्ड। हाँ, हम लोग क्या बोलते थे, सीधा सीधा स्टैगर्ड, क्योंकि गॉच भी नहीं बना एंटी भी नहीं बना, दोनों स्टेबल है। बोलो यहां तक क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है? चलो गॉच हो गया, एंटी हो गया मेरे भाई। अब तीसरा, एक्लिप्स। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। पिज्जा वाला कह रहा था दो तरह का इक्लिप्स था, अरे एक ही में बता देंगे तुम्हें जल्दी से, शॉर्टकट में, शॉर्टकट में बता देंगे। एक्लिप्स अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन या अनस्टेबल होता है, हैविंग ओमेगा या तो 0 डिग्री हो या 120 डिग्री हो। तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, मेरे भाई एग्जाम्पल तो तुम्हारे मुंह पे हम फेंकेंगे। एग्जाम्पल तो मेरे हाथ, अरे गड़बड़ हो गया यार, एग्जाम्पल तो गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, दूसरा बनाना पड़ेगा। मुझे दूसरा बनाना होगा, मुझे दूसरा बनाना होगा, और इसी के पीछे रखना है मेरे भाई, इसी के पीछे, मेरे भाई इसी के पीछे रखना है। अच्छा से देखो, तभी तो 0 डिग्री आएगा या 120 डिग्री। इस तरह देखो, ये लाल वाला में जेड यहाँ है यहाँ है, दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री। मेरे भाई इसमें यहां पर है ऊपर वाले में, और लाल वाले में यहां पर, यानी 120 डिग्री तुम्हें दिखेगा। बाकी सारे एच है, बाकी सारे एच है मेरे भाई, बाकी सारे एच दिखला दो तो तुम्हें दिख गया होगा, तुम्हें दिख गया होगा जेड ओमेगा 0 डिग्री है, यानी जेड जेड के बीच में खूब रिपल्शन होगा, खूब एकदम चिपक गया एक दूसरे के पीछे। ये फुल्ली एक्लिप्स है, फुल्ली इक्लिप्स है मेरे भाई। हाँ फुल्ली इक्लिप्स, पीछे वाला फुल्ली इक्लिप्स है। ये ये पार्शियली इक्लिप्स है, ये पार्शियली, ये पूरा नहीं ढका, एच जेड को नहीं ढक पाएगा पूरा, तो ये पार्शियली इक्लिप्स है। इसमें फुल्ली इक्लिप्स में 0 डिग्री होगा, इसमें 120 डिग्री होगा जेड जेड के बीच में। सबको समझ आ गया ये क्लियर है सब चीज, यस या नो, यस या नो? हाँ सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक्लिप्स वाला फिर से, अरे बाबू जब पीछे पीछे लाइन में लग जाएगा, दोनों एक दूसरे को एक एक फैट मारेगा, एकदम सीधा एक के दूसरे नाक पे, पहला वाला इसके नाक में मारा, इसका वाला इसके नाक में मारेगा। समझ आया? बोलो जोर जोर से लगेगा कि नहीं, एकदम अनस्टेबल हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा है, ये जगह कम लिया है, थोड़ा सा कम रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखे डाईहेड्रल एंगल, दूसरा देखे कॉन्फॉर्मेशन, स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है। स्टेबल में कौन कौन आता है, गॉच और एंटी दोनों आता है, गॉच और एंटी दोनों आता है। और अनस्टेबल में पार्शियली क्लिप्ड और फुल्ली क्लिप्ड आता है। अब ये टोटल कितना हुआ, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट वंडरवॉल स्ट्रेन। मेरे भाई वंडरवॉल का नाम तो सुना ही होगा, वंडरवॉल स्ट्रेन। अब देखो ये वंडरवॉल स्ट्रेन क्या होता है, सुनना मेरे भाई। देखो अभी गॉच और ई बना देंगे तो गंदा लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या बना देंगे, 100 हॉर्स बना ले रहे हैं, 100 हॉर्स बना लेते हैं, थोड़ा सा कम गंदा लगता है, 100 हॉर्स थोड़ा सा कम गंदा। अब देखो बाकी सारे एच होंगे, बाकी सारे को एच लिख लो, एक जेड लिख लो, बाकी को एच लिख लो। हमें बताओ जेड जेड के साइज की वजह, साइज की वजह से ज्यादा रिपल्शन किस में लगेगा, पहले वाले में लगेगा या बाजू वाले में लगेगा, पहले वाले में या बाद वाले में? साइज की वजह से, साइज की वजह से पहले वाले में ज्यादा लगेगा या बाजू वाले में ज्यादा लगेगा? पहले वाले में, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा खाएगा। तो यस, ड्यू टू साइज,
जो आएगा स्ट्रेन उसको क्या कहते हैं, वंडरवॉल स्ट्रेन। तो लिख लेते हैं एक लाइन मेरे भाई साइज की वजह से। तो स्ट्रेन 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 ऑब्जर्व्ड या स्ट्रेन ऑब्जर्व्ड ही लिख दो, ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ब्रैकेट में साइज फैक्टर लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो साइज, स्टेन ऑब्जर्व ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन साइज फैक्टर, स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एटम ग्रुप्स, बैक एटम ग्रुप्स, फ्रंट और आगे वाले और पीछे वाले जो एटम्स होंगे उसके बीच में जो रिपल्शन लगेगा उसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा उसे वंडरवॉल स्ट्रेन कहते हैं। तो मेरे भाई बताना वंडरवॉल स्ट्रेन का ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होगा, गॉज में, एंटी में, इक्लिप्स में, फुल्ली इक्लिप्स में, जल्दी बताओ सबसे ज्यादा वंडरवॉल स्ट्रेन किस में होगा। पार्शियली इक्लिप्स को पी लिख देना, गॉज को जी लिख देना, एंटी को ए लिख देना, इस तरीके से। सबसे ज्यादा साइज फैक्टर की वजह से रिफ्लेक्शन किस में होगा, फुल्ली इक्लिप्स में होगा, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन फुल्ली इक्लिप्स में आएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स में आएगा, ठीक है। फिर पार्शियली इक्लिप्स में आएगा, फिर पार्शियली इक्लिप्स में आएगा, फिर फिर मेरे भाई गॉज, गॉज, और फिर एंटी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये है वंडरवॉल स्ट्रेन का ऑर्डर। इसीलिए इसीलिए फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स अनस्टेबल होता है, इसीलिए फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स अनस्टेबल होता है मेरे भाई, अनस्टेबल। हाँ ठीक है, क्लियर है सब कुछ, क्लियर है ना। सबको घर में आज के आज देखना, आज के आज, आज नहीं देखा तो सब गया। लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये सब चीज। टॉर्सनल स्ट्रेन, पीछे वाला ये लास्ट है, घबराओ मत, मतलब आज का नहीं, मतलब ये इस इंपॉर्टेंट टर्म्स का लास्ट है मेरे भाई। सुनना, सुनना क्वेश्चन के जज्बातों को। ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में होता है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो इसमें लिखेंगे स्ट्रेन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट एटम एंड बैक एटम ग्रुप, ठीक है। फ्रंट एटम एंड बैक एटम ग्रुप सेम डेफिनेशन लिखे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, तो बोलो टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स में होगा और पार्शियली इक्लिप्स में बराबर होगा, क्या है कि भाई बॉन्ड बॉन्ड तो सेम होता है ना, ग्रुप्स में नहीं है, साइज की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में चिपका चिपका हुआ है, एक के पीछे एक है, तो बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा। और मेरे भाई गॉज में और एंटी में दूर दूर होता है तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा मेरे भाई। बोलो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, बोलो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, यस और नो। यस, सबको आगे समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये था टॉर्शनल स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन, ठीक है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन, गॉज कॉन्फॉर्मेशन, ये सारे हम लोग महा महा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं। ये सबको आज के आज देख लेना, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसेगा फिर, हम पहले बता दे रहे हैं। चलो अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं मेरे भाई। ड्रॉ
ड्रॉ ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन, तो पॉसिबल है बनाना, वैसे तो इन्फिनाइट होंगे। ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ, कॉन्फॉर्मेशंस स्पेलिंग मिला लेना, ऑफ CH2 जेड जेड, ये जेड कुछ भी हो सकता है, कभी जेड एच होगा, कभी आर होगा, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। एंड ऑल्सो ड्रॉ, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, हाँ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, draw all possible conformations of this and also draw its potential energy diagram। तो पहले तो कॉन्फॉर्मेशंस बनाएंगे, पहले तो मेरे भाई कॉन्फॉर्मेशंस बनाएंगे, फिर आगे की बातें करेंगे, फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो CH2Z और CH2Z के बारे में बनाना है, यानी पहला वाला कार्बन से भी तीन एटम्स जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले कार्बन से भी तीन एटम्स जुड़े हुए हैं। हम लोग को बनाना होता है जब भी तो न्यूमैन बनाते हैं, जब भी बनाना होता है न्यूमैन बनाते हैं, सॉहर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है इन जनरल, बहुत कम चांसेस में बनाने की जरूरत पड़ता है, इन जनरल न्यूमैन बनाते हैं। चलो पहला नंबर 1 दे दिए, इसे 2 दे दी, कोई बोलेगा नहीं सर हम पीछे वाले को 1 देगा, दे दो यार, किसे भी देना है 1, किसे भी 2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले वाले को डॉट, पीछे वाले को सर्कल, पीछे वाले को सर्कल, और मेरे भाई डॉट वाले को ऐसे दिखलाऊं, है ना, और सर्कल वाला भी तो ऐसा हो सकता है, सर्कल वाला भी तो ऐसा होगा, होगा मेरे भाई होगा। चलो चलो, इससे अटैच्ड पहले जेड दिखला दो और दूसरा वाला का भी जेड दिखला दो, दूसरे में भी जेड दिखला दो, क्या फर्क पड़ता है, एक एक को फिर घुमाएंगे, फिर बॉन्ड को घुमाना शुरू करेंगे, बाकी एच दिखला दो, बाकी जगह सब जगह एच लगा दो। ये एक कॉन्फॉर्मेशन। कोई पूछेगा इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है, तो ओमेगा 0 डिग्री है मेरे भाई। इसको एंटी क्लॉकवाइज मन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मन कर रहा है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज घुमाओ, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज घुमाने, ठीक है, तुमको मन है तो एंटी घुमा लेना, कोई फर्क नहीं बनेगा। अच्छा ये क्या बना है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड बना है, ये क्या बना है, फुल्ली इक्लिप्स्ड बना है मेरे भाई, क्या बना है ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड बना है। 60 डिग्री का एंगल घुमाओ, घुमा दो पीछे वाला को, सिर्फ आगे वाले को नहीं घुमाना है अपने को, आगे वाले को मत घुमाते रहना, बस पीछे वाले को घुमाना है, पीछे वाला को घुमाना है। बोलो जेड कहाँ चला जाएगा, जेड यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे में एच लगा दो, बस मेरे भाई घुमाना है और कुछ नहीं करना। तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो स्टार्टिंग में, ये क्या मजाक चल रहा है कि 60-60 डिग्री घुमा दिए सर, हमको नहीं माने तो क्यों घुमाए, अरे घुमाना है, सबको घुमाना है। ये ओमेगा कितना है, 60 डिग्री, ओमेगा कितना है, 60 डिग्री दिख रहा है। इसे कौन सा कॉन्फर्मेशन बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या, अगर गॉच है तो जी लिखो, अगर एंटी है तो ए लिखो, फिर 60 डिग्री घुमाओ मेरे भाई, घुमाते रहो, अभी 360 डिग्री तक घुमाना है। हाँ मेरे भाई गॉच है, गॉच, ये गॉच है, हाँ ये गॉच है। चलो फिर घुमाओ, फिर घुमाओ, अब फिर से यही वापिस यहीं पे लिपटेगा, तो ये जेड और यहाँ पे जेड आ जाएगा मेरे भाई, वहां पे जेड आ जाएगा, बाकी जगह पे एच होगा, बाकी जगह पे एच होगा मेरे भाई। इसका ओमेगा हो गया 120 डिग्री का नाम अगर लिखना चाहे तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, एक के पीछे एक छुपा है, पार्शियली इक्लिप्स्ड आया, पार्शियली इक्लिप्स्ड आया मेरे भाई। फिर 60 डिग्री घुमाओ मेरे भाई, फिर घुमाओ, घुमा दो, सब एंटी घुमा रहे हो तो एंटी घुमाओ। अभी तक हम लोग टोटल इसको लेकर के 180 डिग्री घुमा चुके हैं, इस तरीके से घुमाना है मेरे भाई। ये जेड तो यही रहेगा, ये जेड यहाँ आ जाएगा, इसका नाम हो गया मेरे भाई जेड ऑपोजिट में आ गया, ओमेगा 180 डिग्री बन गया मेरे भाई। ये एंटी है, इसे प्यार से एंटी बुलाएंगे कह के, इसे प्यार से एंटी कहेंगे, बुलाएंगे, ठीक है ठीक है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, फिर घुमाओ 60 डिग्री, अब फिर क्या आएगा, अब 60 डिग्री से फिर से वही सेम पोजीशन में आएगा,
जेड यहाँ, जेड यहाँ, बाकी एच है, बाकी एच है मेरे भाई। बोलो ओमेगा कितना आ गया, 120 डिग्री। इस बार फिर से पार्शियली इक्लिप्स्ड आ गया, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड आ गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाँ, आगे क्यों नहीं घुमा सकते, मतलब घुमा तो रहे अरे घुमा लो, आगे वाले को घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे। अरे तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो खूबसूरत लगता है घुमाते रहो। हमें पीछे वाला घुमाने में अच्छा लगता है, पीछे वाला दुखी हो रहा है। इस तरीके से बनाते रहेंगे हम लोग 360 डिग्री तक। और तो 180, और कितना 180, एक ठो और बनाना होगा इसके बाद। तो ये जेड एच एच, आगे घुमाओ या पीछे में, इन जनरल हम लोग आगे वाला को नहीं घुमाते, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरे भाई क्या आ गया फिर से, गॉच गॉच, गॉच आ गया मेरे भाई। एक और बना लेना घर में, एक और घर में बना लेना, हम नहीं बना रहे, एक और घर में बना लेना। सीख तो गया ना बनाने, बनाने सीखा या नहीं सीखा, बहुत आसान है, बस यही करते रहना है। बस क्लास बना लेना 60 डिग्री तक। ठीक है, लास्ट में फिर से आ जाएगा फुल्ली इक्लिप्स। इसका नाम दिए ए, इसका नाम दिए बी, इसका नाम दिए सी, इसका नाम दिए डी, इसका नाम दिए ई, इसका नाम दिए एफ, और जो लास्ट वाला बनेगा नाम जी। बोलो, बोलो बी और ई, बी और एफ, बी और एफ को अगर मिरर में देखोगे तो दिखेगा एक जैसा। बोलो बी और एफ आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, बी और एफ आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, है, सबको दिखना चाहिए। बी और एफ आपस में मिरर इमेज है, तो इसी तरीके से ए और जी आपस में मिरर इमेज आएगा, यानी दोनों सेम होगा, मिरर होगा। इसीलिए तुम आगे घुमाते तो सेम ही हो जाता, आगे घुमाओ या पीछे घुमाओ सेम ही हो जाता। बी और एफ मिरर इमेज है, ठीक है, और सी और ई मिरर इमेज है। पीछे वाला, बीच वाला मिरर इमेज किसी का नहीं, वो अकेले है, सिंगल है मेरे भाई। पीछे वाला दुखी हो रहा है, बोला अपने जैसा है सर। हाँ, समझ आया ये चीज, क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, कौन होगा, ऑर्डर बताओ तो। ये पता होना चाहिए, ये होगा ऑर्डर, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, गॉस भी सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसका जस्ट रिवर्स होगा, सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स का, फिर पार्शियली इक्लिप्स का, फिर गॉज का, फिर एंटी का होगा। सबको क्लियर दिखना चाहिए मेरे भाई। लैग कर रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या बच्चों, छुट्टी का टाइम हो गया है हमें पता है, बस बस छोड़ देंगे, तो बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट पेशेंस रखो, आयुष 2 मिनट पेशेंस रखो। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरे भाई हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना चाहते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो एक एनर्जी होगा पोटेंशियल फुल्ली इक्लिप्स का सबसे ज्यादा, 3 और 4, ये हो गया, सबसे कम होगा एंटी का, फिर गॉज का, फिर पार्शियली इक्लिप्स का, फिर फुल्ली इक्लिप्स का। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं। और मेरे भाई इसे डॉटेड लाइन खींच दो, डॉटेड डॉटेड लाइन खींच दो, डॉटेड डॉटेड लाइन खींच दो, ये डॉटेड डॉटेड लाइन खींच दो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसे कर लो तुम लोग भी। और मेरे भाई इसमें ओमेगा है, डाइहेड्रल एंगल, ये है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद कितना होता है 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। अब बताओ 0 डिग्री जब डाइहेड्रल एंगल है तो फुल्ली इक्लिप्स्ड है या नहीं है, मेरे भाई उस टाइम में फुल्ली इक्लिप्स्ड है। हाँ, यहाँ पे गोल करो, गोल करो, 0 डिग्री में फुल्ली इक्लिप्स्ड आया है, 60 डिग्री में कितना आया है गॉच, 60 डिग्री में गॉच में गोल करो, डॉट 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 मेरे भाई। फिर 180 डिग्री में, 120 डिग्री में पार्शियली इक्लिप्स, यहाँ 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 डॉट दो, बस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। 180 डिग्री में एंटी, एंटी आ गया, एंटी, और फिर देखो तो इसी का मिरर इमेज बनेगा, फिर इसी का मिरर इमेज बनेगा, एंटी के बाद आ जाएगा पार्शियली इक्लिप्स, फिर इसी का मिरर इमेज बनता है, और ये लास्ट में। और मेरे भाई इस डॉटेड लाइन को मिला दो खूबसूरत से कर्व के तरह,
अच्छा से मिलाना, थोड़ा सा मेरा गंदा हो गया, ऐसे मिलाना, एकदम पैराबोलिक, एकदम पैराबोलिक, एकदम खूबसूरत सा, एकदम साइन और कॉस का जैसे ग्राफ बनता है वैसे ही बनाना एकदम। मेरा एकदम खूबसूरत बना है, फिर भी ऐसे बनाना। एक गड़बड़ बन गया यार, गॉच यहाँ पे आएगा, सॉरी सॉरी, 300 डिग्री में तो गॉच आएगा ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये वाला लाइन गड़बड़ है। यहाँ लाल से बना देते, लाल बना देते, लाल वाला सही होगा। ये गड़बड़ है, ठीक है। ये हाफ के बाद मिरर इमेज हो गया। क्लियर है? यस या नो? हम 2 मिनट का बस, हम आपको जल्दी से बनाओ इसको, सोचो। हम 1 मिनट में आ रहे हैं बस, 1 मिनट। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बस हम 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप लोग कॉल लेंगे। सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, यहां पे कोई पूछेगा तुमसे टोटल स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, बताओ तो, टोटल स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कितने आए हैं? टोटल 0 से 360 डिग्री में तीन। शुभम बोल रहा है, शुभम बोला 3 आए हैं। यस, गॉच एंटी सबको गिनना है। तो मेरे भाई 0 से 360 डिग्री में एक गॉच आया, एक एंटी आया और एक गॉच आया, 3। टोटल स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कितना आ गए? 3 आ गए मेरे भाई। बस यही करना है, गॉच को भी गिनना है, एंटी को भी। गॉच को गिने और एंटी को छोड़ दिए, गलत है, सिर्फ एंटी को गिने। तुम लोग को लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे कम होगा वही होगा, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। समझ आ गया? गॉच और एंटी ही स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स है। हाँ, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में क्या होगा ना, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में लिख लो यहाँ पे, दो गॉच, 2 गॉच है और एक एंटी है, लिख लो। हाँ, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में पार्शियली इक्लिप्स भी नीचे हो जाएगा, मतलब कि होगा ही नहीं, गॉच बनेगा ही नहीं किसी केस में, तो तुम उसके गड़बड़ कर दोगे। तो एक नोट ही लिख लो, नोट छोटा सा, और 2-3 क्वेश्चन घर में बनाने के लिए होमवर्क दे देंगे, ठीक है? घर में भी काम मिलेगा मेरे भाई, तुम लोग करके आना, प्लीज करके आना, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन कोई पूछेगा कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलना है? इन्फिनिटी। टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन आपको कोई पूछे तो ये लेस देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। जो पोटेंशियल एनर्जी में मिनिमा वाले पॉइंट्स होंगे तो उसमें से इक्वल, लेस देन भी हो सकते हैं, इक्वल, यहां पे इक्वल आया। देखो मिनिमा वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है, ये है और ये। कहीं पर ऐसा होगा ना पार्शियली इक्लिप्ड ही नीचे हो जाएगा, तो उसको नहीं गिनना है स्टेबल में, उसको स्टेबल में नहीं गिनना है, वो अनस्टेबल ही कहलाएगा, गॉच और एंटी ही कहलाएगा, इसीलिए लेस देन भी लिखे हैं। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देता है, आई होप आप गलती नहीं करेंगे ऐसा। तो मेरे भाई हम कुछ आपको क्वेश्चन प्रश्न घर ले जाने के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल तुम लोग बना लेना, इसका इसका सेम काम करना। ड्रॉ पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन, यानी 0 से 360 डिग्री तक, एंड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम।
एंड पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी भी लिख लेना, एनर्जी डायग्राम किसका किसका, तो एक बना लेना CH3 का। फिर से बोल रहे यहां पर इक्लिप्स्ड होगा और स्टैगर्ड होगा, गॉच एंटी नहीं होगा, यहाँ पे गॉच एंटी नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियली इक्लिप्स फुल्ली इक्लिप्स नहीं बनेगा। तुम बना के देख लेना, या तो इक्लिप्स आएंगे या तो स्टैगर्ड आएंगे, ठीक है, बना लेना इसका। दूसरा CH3 CH2 और क्या ले लें, CH3 ले लो। तुमको इसके अलोंग बनाना है, वन किधर भी किसी भी दो के अलोंग बना लेना, किसी भी दो के अलोंग बना लेना, सबसे में यहाँ पे भी नहीं आएगा गॉच एंटी, यहाँ पे भी सीधा सीधा इक्लिप्स और स्टैगर्ड आएगा। तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में दो ही लाइन दिखलाना होगा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। फुल्ली उल्ली मत दिखला देना, गॉच एंटी मत दिखला देना, गलत हो जाएगा। और तीसरा, इसमें सब कुछ आएगा, तीसरा वाले में सब कुछ आएगा, तुमको इसके अलोंग बनाना है, 1 2 नंबरिंग कर दिए, ठीक है, नंबरिंग कर दिए, इसके अलावा बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। इसमें सब कुछ आएगा, गॉच एंटी सब आएगा, तुम्हें मजा आएगा बना करके। सबका बना लेना 0 से 360 डिग्री तक, ठीक है, शॉर्टकट मार सकते हो, बीच बीच का स्किप कर देना, तुम्हें दिखने लगेगा तो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लेना, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है सब कुछ, यही पर आज से क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे आई होप, और अच्छे से आज पढ़िएगा, इसको छोड़िएगा नहीं प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इसको डायग्राम को बना लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लीजिएगा। अगले क्लास कल कल रेड बैच वालों का एक्स्ट्रा क्लासेस है, कल रेड बैच वाले एक्स्ट्रा क्लासेस कितना बजे से रखे हैं, 2:15 से 3:15 सही है, और 3:30 से आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस है 5:30 बजे तक, ठीक है। जैसे ही आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत कम कर देंगे, ठीक है। आज के लिए